ठीक है, चलें। रऊफ जैसे ज्वाइन करने आप लोग मुझे बताइएगा। बाकी तो फिर लास्ट क्लास में कुछ आपको असाइनमेंट दिए थे। यस सर। ठीक है, तो यकीनन आपने वो कोड कर लिया होगा, तो हम स्टार्ट करेंगे, तो उसको आप रेडी रखिएगा, उसके जो भी रिजल्ट्स हैं। अच्छा, मुझे 1 मिनट दें, मैं फिर क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, लास्ट क्लास हमने स्टार्ट की थी, जिसके अंदर हम ये देख रहे थे कि चैप्टर 4 में क्या-क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें हमें कवर करनी है। तो 4 तरह की कुछ यानी हमारी एग्ज़ाम्पल्स थी, जो हमें करनी थी। 4 या 5, जिसमें सुपरवाइज़, अनसुपरवाइज़ जो दोनों एल्गोरिथम है, उससे रेलेवेंट कुछ काम किया था। तो लास्ट क्लास में हमने क्या काम किया था, कोई बताएगा हमें? जी दोस्तों। सबको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। लास्ट क्लास में हमने रिग्रेशन के मॉडल के ऊपर काम किया था, ठीक है? तो यकीनन वो आपको याद होगा या नहीं याद? यस सर, याद। ओके, ग्रेट। चलें जी, तो आज फिर हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं क्या चीज़ हमने करी थी। अच्छा, हमने सबसे पहले देखा है चैप्टर 4 के अंदर हम क्या करने वाले हैं। हम प्री ट्रेंड जो भी आपके बिल्ट इन एल्गोरिथम है, उनको इस्तेमाल करते हुए एंड टू एंड पाइपलाइन बनाएंगे। पाइपलाइन का मतलब है एंड पॉइंट, यानी एपीआई आप डेवलप करके देंगे। उस एपीआई को आप रियल वर्ल्ड में कहीं भी तो चैप्टर 4 का सबसे इम्पोर्टेंट काम यही है। अच्छा, मूव होते हैं कि चैप्टर 4 में क्या करने वाले हैं। तो एंड पॉइंट बनाने के लिए या आपका प्री बिल्ड मैच्योर जो एल्गोरिथम है, उनको इस्तेमाल करने के लिए सिंपल आपको एक S3 का बकेट बनाना होता है। उस बकेट में आपको मिनिमम ट्रेनिंग डेटा रखना होता है। आप चाहें तो ट्रेन, टेस्ट, वैलिडेट, ये तीनों डेटा रख सकते हैं, लेकिन कम से कम भी जो आपको डेटा सेट रखना है, वो ट्रेनिंग डेटा सेट आपको रखना है। ठीक है, ऐसा ही है। यस सर। ओके जी, तो हमारे पास ये सिंपल सा काम है। अच्छा, अब हम क्या करने वाले थे। प्री ट्रेंड आपके देंगे, सबसे पहले आपको प्रॉब्लम का पता होना चाहिए, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम को सिलेक्ट करते हैं कि उसके लिए बेस्ट एल्गोरिथम कौन सा है, यानी प्री बिल्ड मैच्योर एल्गोरिथम कौन सा है। उसके बाद आप उस पाइपलाइन को सिलेक्ट करते हैं। उसके अंदर मिनिमम आप अपने ट्रेनिंग डेटा की लोकेशन बताते हैं, आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है। ठीक है, तो आपको मशीन लर्निंग से रेलेवेंट कोई भी एक लाइन ऑफ कोड नहीं लिखना। आप देखें, अभी जो कोड लिख रहे थे, प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसके अंदर आप बता रहे थे कौन सा इंस्टेंस, कौन सी टाइप, कौन सी प्रॉब्लम, कौन सा यानी EC2 इंस्टेंस की टाइप बनेगी, ये सारी चीजें आप बता रहे हैं। उसमें कहीं आपने ये नहीं बताया कि भाई डिसीजन ट्री कैसे काम करता है, रैंडम फॉरेस्ट कैसे काम करता है, जस्ट आप उस एल्गोरिथम का नाम बता रहे हैं। तो यहाँ पे आपको प्री प्रोसेसिंग, ये सारी की सारी कुछ भी इस तरह का काम नहीं करना पड़ रहा। जस्ट आप अपने ट्रेनिंग डेटा से रेलिवेंट जो लोकेशन है वो बताते हैं,
और अपने एल्गोरिथम आप बताते हैं। ठीक है, तो हम एसडीके की मदद से काम करने वाले थे। एसडीके क्या है ये, और यहाँ पे कौन सी लाइब्रेरी हम एसडीके की इस्तेमाल कर रहे हैं? बोटो 3। बोटो 3। ठीक है, अच्छा, और इसी तरह एक इमेज URI, ये लाइब्रेरी भी इसमें इस्तेमाल होगी, जिसके अंदर हम अपनी एल्गोरिथम, बिल्ट इन एल्गोरिथम जो इनके नाम बताएंगे। अच्छा, इसको मैं फास्ट ट्रैक में रिपीट कर रहा हूँ, तो अगर मेरा स्केल किसी को तेज लग रहा है उसकी वजह यही है कि हम रिव्यू कर रहे हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या चीज़ें कवर की थी। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट वही सारी चीज़ें जो चैप्टर 1 में हमने पढ़ी थी कि क्या क्या आपको इंस्टॉल करना है सेज मेकर को चलाने के लिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके पास सेज मेकर के फ्री ट्रायल्स मौजूद होना चाहिए। अगर फ्री ट्रायल्स नहीं हैं तो आपके पैसे चार्ज होंगे। अच्छा, अब यार ये बड़ा प्रॉब्लम है कि हम इंस्टेंस वगैरह चलाते हैं और पीछे से यानी आपके ना पैसे जो हो रहे हैं वो डिटेक्ट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका ये है कि जब आपकी बिलिंग वगैरह चल रही होती है तो यहाँ पे आप ना कंसोल में देख लिया करें, बिलिंग के कंसोल में आके। खैर करें, चल नहीं रहा। ओके, अब देखें, मुझे टोटल AWS के चार्जेस 0.98 चार्ज हुए। ठीक है, तो कहाँ पे चार्ज हो रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेज मेकर की सर्विस। सेज मेकर की सर्विस US ईस्ट के अंदर ये चार्ज हो रहे हैं। ठीक है, और वहां भी कौन सी सर्विस इस्तेमाल हुई है आपकी? स्टूडियो की नोटबुक का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको देखें सारी डिटेल पता चल गई। तो इसका मतलब है आपको नेक्स्ट विंडो में करना क्या है, आप नेक्स्ट विंडो में आए, या मैं इसके यहाँ से कंसोल खोलता हूँ, सेज मेकर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बता रहे हैं क्योंकि जब आपका रीजन चेंज होता है ना तो वो नोटबुक वगैरह दिखा नहीं रहा होता। ठीक है, अच्छा, रीजन कौन सा है? यहाँ से आपने देखा कि रीजन हमारे पास जो है वो है एन वर्जीनिया, US ईस्ट है। तो यहाँ से आप अपना, ये आ रहा है US ईस्ट एंड वर्जीनिया। ठीक है, तो ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आप सेज मेकर स्टूडियो पे जाएं और वहां पे देखें कोई नोटबुक तो नहीं बनी हुई। तो वो सर्विस जो एग्जीक्यूट हो रही होगी उसको फिर आप क्या कर देंगे, किल कर देंगे, स्टॉप कर देंगे या डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ख्याल रखना है कि कहाँ आपके पैसे चार्ज हो रहे हैं। क्लियर है, याद रहेगा? तो मुझे रीजन, जी जी, हम सर्विस यूज करते हैं तो बेस अपडेट होता है वो 24 आवर, आपको 24 आवर हमारे पास अपडेट आती है। नहीं नहीं, डायरेक्टली यहाँ पे देखें आपके जैसे बिलिंग ना पॉइंट, जैसे आपके इंस्टेंस के पैसे चार्ज होंगे तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और अगर आप जाएं तो क्लाउड वॉच वगैरह में भी जाके उसके लॉग देख सकते हैं। तो क्लाउड वॉच के अंदर भी वो आपको दिखा रहा होता है कि पैसे आपके कहाँ पे डिटेक्ट हो रहे हैं। क्लाउड वॉच देखा हुआ है ना? ठीक है, यार है क्लाउड। अच्छा, ये बताने का मकसद ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ एक्सीडेंटली ये काम हो चुका है कि उनके बिल बन चुके हैं, फिर उन्होंने वही AWS से कांटेक्ट किया, यकीनन उन्होंने पैसे वगैरह रिमूव कर दिए होंगे, ऐसा ही है? नो सर, नहीं किए सर। सर नहीं किए, वो कभी कहते हैं स्टूडेंट कार्ड आप भेजें, कभी कहते हैं वो कॉलेज का आप लेटर भेजें, मतलब इस तरह की उनकी रिक्वायरमेंट फिर आगे जाते हैं। हाँ, वो तो जाहिर बात है ना, वो देखेंगे तो डिटेल दे रहे ना, क्या मसला है। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे अब जैसे मैं सेज मेकर से वेलिवेंट ही देखना चाह रहा हूँ, तो ये सेज मेकर से वेलिवेंट क्या क्या काम हुए। सेज मेकर स्टूडियो, ठीक है, पूरे ग्रुप, उसके पूरे लॉग्स आ रहे हैं। तो यहाँ से देखिए मुझे लॉग्स पता चल रहे हैं कि लास्ट अक्टूबर 14 8:39 के ऊपर कुछ काम हुआ। ठीक है, तो आपको देखिए लॉग्स पता चल गए। तो लॉग से भी आप देख सकते हैं कि कौन सी जुपिटर नोटबुक चली थी, इंस्टेंस कहाँ पे चला था। तो ये सारी डिटेल आ रही है, तो इसका मतलब है इंस्टेंस चल रहा है, बंद हुआ है, डिलीट हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आ रही होती है। तो लॉग से भी आप पता चला सकते हैं कौन सा इंस्टेंस चल रहा है। ठीक है, तो जो भी आप देखें जिस पे चार्ज आ रहे हैं उसको आप जाके देख लें।
तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपकी यानी जो रीजन है ना, रीजन को सिलेक्ट करने के बाद जो आगे बिलिंग वगैरह हो रही है उसको आप इंस्टेंस को रिमूव कर दें। चलें, ये तो बच्चों वाली बातें जो आप बार बार फेस करते रहेंगे और एक्सपीरियंस से चीज़ें सीखते रहेंगे कि बिल को, कॉस्ट को आप किस तरह बचाएंगे। अच्छा जी, तो हमारे पास पहले से यानी सेज मेकर की कैटलॉग पूरी की पूरी मौजूद है, जिसके अंदर जितने भी आपकी यानी प्री बिल्ड, क्या कहेंगे इसको हम, कॉपी प्री बिल्ड एल्गोरिथम जो हैं, ये भी हमने लास्ट टाइम देख ली थी ना पूरी लिस्ट। जी, ये याद है? जी सर, वो समथिंग एल्गोरिथम जो हमने देखा था लास्ट टाइम। सही। तो इसको आप यानी रियल वर्ल्ड में इस वक्त जितनी भी एप्लीकेशंस हैं जो कि हम काम करते हैं, ठीक है, चाहे वो क्लस्टरिंग हो, रिग्रेशन हो, क्लासिफिकेशन हो, सेगमेंटेशन हो, वो सारे के सारे मॉडल इन्होंने पहले से बना के आपको दे दिए। ठीक है, जस्ट आप उसमें अपना डेटा क्या करें, प्लग इन करें और उसको इस्तेमाल करें, तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट होंगे ये, 10 टाइम फास्टर होंगे और कॉस्ट एफिशिएंस आपकी, क्योंकि ट्रेनिंग वगैरह ये सारी चीज़ें वो बहुत फास्ट करके आपको देंगे। ठीक है, तो आप इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये सारी कहानी हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट 2 चैप्टर में हम एनएलपी और कंप्यूटर विजन को टारगेट करेंगे। तो चैप्टर 5 कंप्यूटर विजन है और चैप्टर 6 में आप एनएलपी। तो हमारी मर्जी है हम पहले एनएलपी पढ़ लें या फिर कंप्यूटर विजन पढ़ लें, दोनों चैप्टर हमारे इस किताब के शामिल हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग की कुछ प्रॉब्लम्स पे हम काम करेंगे। लीनियर सुपरवाइज लर्निंग की हम कुछ एल्गोरिथम पे काम करेंगे जिसमें हम लीनियर लर्नर को इस्तेमाल करते हुए बाइनरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलेंगे, ये रिकमेंडेशन इंजन। तो रिकमेंडेशन इंजन क्या होता है, कैसे बनता है, किस तरह आप उसको फैक्टराइज वगैरह करते हुए काम करेंगे, तो इसके ऊपर हम काम करेंगे। और इसमें एक बुनियादी प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप फ्रिक्वेंसी टेबल वगैरह बनाते हैं, यानी प्री प्रोसेसिंग करके कि किस बंदे ने किसको वोट दिए, कितने वोट किस यानी प्रोडक्ट को जा रहे हैं, तो जब आप जाके दूसरे बंदे को रिकमेंड करते हैं कोई वीडियो, कोई मूवी या मुख्तलिफ चीज़ें, तो रिकमेंडेशन इंजन में प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप एक मैट्रिक्स बनाते हैं तो वो मैट्रिक बनती है स्पार्स मैट्रिक। स्पार्स मैट्रिक क्या होती है, ये तो आपको पता होगा शायद, सर जिसमें जिसमें किस, मैक्सिमम जीरोज होती हैं। जिसमें जीरोस की जो वैल्यूज होती हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, बानिस्बत दूसरे यानी नंबर्स के, तो ज़ीरो जो आपके हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहा होता है। और जिसके अंदर नंबर्स की क्वांटिटी ज़्यादा और जीरोस कम हो उसे क्या बोलेंगे, डेंस मैट्रिक। ठीक है, तो हमारे पास ये दो तरह के मैट्रिक्स हैं, या तो वो डेंस होगी या फिर वो स्पार्स होगी। तो स्पार्स मैट्रिक जनरेट होती है, उसकी अब बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे वो हमें देखना है। अच्छा, फिर हम आगे चलते हैं, के नियरेस्ट क्लासिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस एल्गोरिथम को भी हम इस्तेमाल करेंगे, मुख्तलिफ प्रॉब्लम के लिए कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, फिर एक्स जी बूस्ट, रिग्रेशन के लिए हम एक्स जी बूस्ट को इस्तेमाल करेंगे और एक्स जी बूस्ट के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम करेंगे इनॉमली डिटेक्शन। इनॉमली डिटेक्शन क्या है, कोई भी चीज़ जो शादिर और नादिर होती है, सही है ना, इनॉमली पे हमने पहले भी शायद बात की हुई है। और कोई इसकी एग्जाम्पल देना चाहेगा कि इनॉमली डिटेक्शन क्या होती है? सर सर ये ये एबनॉर्मल बैकडोर बिहेवियर और जो रूटीन में नहीं होता। इंट्रूजन सिस्टम होता मतलब कोई चीज़ हैक हो गई, इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, तो कभी कभार आ सकता है कोई ना कोई। सही। तो फिर आप ना अपना माइक करीब करके बोलिएगा क्योंकि आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही थी। ओके, तो अब मैं बिल्कुल ही नॉर्मली डिटेक्शन, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, क्रेडिट कार्ड के ऊपर या आपकी बैंकिंग सेक्टर के अंदर फ्रॉड। अब फ्रॉड जो है, नॉर्मल ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन होती हैं वो कम होती हैं, तो वो इनॉर्मली होती हैं। तो किसी भी एबनॉर्मल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, तो इसकी बहुत ज़्यादा मार्केट में डिमांड है। तो आपको देखें कुछ करना ही नहीं है भाई, पहले से बना हुआ है, अपना डेटा सेट चेंज करें और इस एल्गोरिथम को इस्तेमाल करें। इसी तरह आप टाइम सीरीज प्रेडिक्शंस वगैरह के ऊपर काम करना चाह रहे हैं तो टाइम सीरीज के ऊपर भी हम काम कर सकते हैं। और फिर इसी तरह डायमेंशनैलिटी रिडक्शन वगैरह या मुख्तलिफ काम है, ऑब्जेक्ट टू वेक्टर को हम इस्तेमाल करेंगे। अनसुपरवाइज लर्निंग में के मीन,
ये आपकी क्लस्टरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। PCA डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए होगा। अच्छा, इसी तरह इनोमली के लिए हम रैंडम कट फॉरेस्ट को भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये भी एल्गोरिथम है, और ये भी क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एल्गोरिथम है। इसी तरह IP इनसाइड वगैरह, तो उसमें भी यानी कि कौन सी कंट्री से जो IP जनरेट होती है वो कोई हैकिंग कर सकती हैं या एबनॉर्मल आपकी एक्टिविटी या बिहेवियर परफॉर्म कर सकती है, वो भी आप इसके ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। तो ये सारे एल्गोरिथम हैं, और कुछ चीज़ों को हम इस चैप्टर के अंदर डीप डाइव करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद स्केलेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। अब्दुल बासित, आपका माइक अनम्यूट हो गया था, प्लीज़ ज़रा चेक करिएगा। मैंने आपको म्यूट कर दिया वैसे। ओके, तो हम यहाँ पे बात करते हैं स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी, हमने जो चीज़ें पहले पढ़ी हैं, तो कोई इसकी डेफिनेशन देना चाहेगा स्केलेबिलिटी क्या होती है? हम इस किताब से बात नहीं कर रहे, नॉर्मली जो कॉन्सेप्ट आपके माइंड में बैठा हुआ है वो कोई डिस्क्राइब करना चाहे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर जो स्केल मतलब उनका स्केलिंग डाटा की बराबर होती है। लेट्स सपोज हमारे पास ना एक बड़े नंबर्स हैं, वो मिलियंस में है, और दूसरे नंबर हमारे पास 1 से 10 में है, तो उनको स्केल करके बराबर ले आए बंदा, तो इसको स्केलेबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये बात हो रही है आपकी रिसोर्सेज जो होती है ना, जो चल रही होती हैं, कंप्यूटेशनल पावर्स जी जो सर। होती है, तो ये वाली स्केलेबिलिटी की बात हो रही है। अच्छा, ठीक है सर। वो बैकएंड पे इंक्रीज और डिक्रीज खुद ब खुद कर दें, जो बिल्कुल हमने ऐसा। पढ़ा था इसमें AWS में। ठीक है सर। AWS में। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी ये है कि अगर एक बंदा आता है तो वो एक बंदे के हिसाब से जितनी कंप्यूटेशनल आपकी हार्ड ड्राइव और रैम इस्तेमाल होनी है, आपकी मशीन इस्तेमाल होनी है, वो होगी। अगर मैं कहता हूँ 20 लाख लोग आ जाएं एकदम से 2 मिलियन, तो अब क्या होगा, आपको फिजिकल मशीन्स वगैरह बढ़ाना पड़ेंगी ना कंप्यूटेशनल के लिए। तो ये आपको ऑटो स्केलेबिलिटी देता है। अच्छा, स्केलेबिलिटी ये आपको देता है किसके अंदर? पहली चीज आपके जो भी यानी बैकएंड के ऊपर हार्डवेयर हैं, फिजिकल सर्वर्स, वो स्केल खुद करके देता है। इसके अलावा आपके जो भी एल्गोरिथम है, वो सारे के सारे मशीन लर्निंग के जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनकी मैच्योरिटी, उनकी यानी हाइपर पैरामीटर की जो ट्यूनिंग वगैरह होने के बाद जो बेस्ट एल्गोरिथम अब भी मार्केट में अगर बन रहे हैं, तो वो भी आपको ये प्रोवाइड करता है। बैकएंड के ऊपर इस तरह की चीज़ें अपडेट करके आपको देता रहता है। ठीक है, ये तो हमें पता है कि 10 टाइम बेटर देन है और कॉस्ट इफेक्टिव होता है। अच्छा, डिप्लॉयमेंट करना हम यहाँ पे सीखेंगे, तो डिप्लॉय करना तो बहुत ही आसान है ना। दो तरीके हैं डिप्लॉयमेंट के। जब हम कोई एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं, तो मॉडल बनने के बाद हम उसको दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तरीका है एंड पॉइंट बना के देना। एंड पॉइंट में वो होती है API। उस API को कोई भी बंदा अपनी किसी भी एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा हमारे पास होता है बेच प्रिडिक्शन। बेच प्रिडिक्शन उसको हम यानी थोड़ा देर में डिस्कस भी करेंगे प्रैक्टिकली। तो बेच डिस्कशन क्या है भाई, पूरा बेच उठा के देना, उसके अगेंस्ट प्रिडिक्शन हो, उसके बाद उसका काम मॉडल का खत्म हो गया। तो दो तरह के हमारे पास क्या होंगे, मॉडल का इस्तेमाल होगा, या मॉडल से हम प्रिडिक्शन करवाएंगे, या तो रियल टाइम एंड पॉइंट बना के हम डिप्लॉय करते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, API। और दूसरा तरीका क्या है कि हमने मॉडल ट्रेन किया, उससे एक बेच को प्रिडिक्ट करवाया, और उसके बाद उस मॉडल का काम खत्म हो गया। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। इसमें किसी को कोई एतराज? दोनों तरीके सही है, क्लियर है कि किस तरीके से मॉडल को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो मॉडल ट्रेन हो चुका है, एक एंड पॉइंट जी बना सर, के और दूसरा बैच प्रिडिक्शन। बैच प्रिडिक्शन। ठीक है। अच्छा, अब उसका ऊपर काम करना बहुत ही आसान है कि एंड वर्क फ्लो क्या होता है। तो भाई आप क्या करते हैं, डाउनलोड करते हैं S3 के बकेट के अंदर जो भी आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है, या आपकी जो भी यानी डेटा आपको रखना होता है जिसके ऊपर मॉडल को आपको ट्रेन होना है। ठीक है, तो S3 को आप अच्छी तरह जानते हैं कि S3 डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद दूसरा जो हम काम करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे ट्रेनिंग जॉब, कि भाई ट्रेनिंग कैसे होगी। ट्रेनिंग में पहली चीज़ हम सिलेक्ट करते हैं एल्गोरिथम को। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे ट्रेनिंग डेटा रखा हुआ है उसको सिलेक्ट करते हैं। हाइपर पैरामीटर कुछ चीज़ें हम खुद से बताते हैं ना कि ये एल्गोरिथम होगा, ये मैट्रिक्स होगी, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, या जो भी आप बनाना चाह रहे हैं, रिकॉल, प्रिसिशन, एक्यूरेसी। तो हम
पहली चीज सिलेक्ट करते हैं एल्गोरिथम, दूसरी चीज सिलेक्ट करते हैं ट्रेनिंग डेटा कहाँ पे रखा है, जो कि S3 के बकेट में रखा जाएगा। तीसरी चीज हम हाइपर पैरामीटर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा, हाइपर पैरामीटर हम कुछ देते हैं जिसमें हम इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह भी बताते हैं। तो इसका मतलब है कि जब भी आप कोई भी ट्रेनिंग या मॉडल ट्रेन कर रहे हैं AWS के ऊपर, तीन चीजें मस्ट हैं। पहली चीज आपका एल्गोरिथम, दूसरी चीज आपका ट्रेनिंग डेटा कहाँ पे है, तीसरी चीज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर और आपके एल्गोरिथम की हाइपर पैरामीटर की वैल्यूज डिफाइन करना। ठीक है, तो ये तीन चीजें हैं जो कि आप कोई भी मॉडल ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, जब ये काम हो जाएगा, आपने कॉन्फ़िगर कर दिया मॉडल मैं करता हूँ मॉडल डॉट फिट, ट्रेनिंग स्टार्ट कर दो। अब जैसे ही ये जॉब लॉन्च होगी, तो जॉब लॉन्च होते ही सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे, पास करेंगे लोकेशन जहां पे क्या होगी S3 के बकेट के अंदर। यहाँ पे आपका क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा। ठीक है, सबसे पहले हमने ट्रेनिंग डेटा बताया ना S3 में, तो ये S3 के बकेट की जो लोकेशन है जहां पर ट्रेनिंग डेटा है वो उठाता है। जैसे ही वो आपका डेटा होता है, उसके बाद ये फिजिकल हार्डवेयर जो आपने कॉन्फ़िगर किए होते हैं कि भाई M3 TL या एक्स्ट्रा लार्ज फोर्स जो भी आपके पास यानी नाम थे, इंस्टेंस थे, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप बैकएंड के ऊपर बना दो। अच्छा, तो दो चीजें हो गई कि पहले डेटा ट्रेनिंग कहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिकल बना देना। उसके बाद फिर क्या होगा, आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ट्रेनिंग स्टार्ट होगी, मॉडल वगैरह आपका हो जाएगा ट्रेन, और S3 के बकेट के अंदर आर्टिफैक्ट के नाम के फोल्डर के अंदर आपके मॉडल को वो क्या कर देगा, सेव कर देगा। और सेव होने के बाद जो फिजिकल हार्डवेयर बना था उसको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, बंद कर देगा। और आपके सिर्फ उतने ही पैसे चार्ज होंगे जितनी देर आपका ये मॉडल ट्रेन होने में लगा था। ये फ्लो समझ आइए, ये ट्रेनिंग कैसे होती है, ट्रेनिंग जॉब कैसे चलती है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको यानी कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। आपका ट्रेनिंग डेटा कहाँ रखा है, ठीक है, उसके बाद आपने आर्किटेक्चर बनाया, वो फिजिकल आर्किटेक्चर बनता है, वहां पे वो डेटा जाता है, वहां पे ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, फिजिकल जो मशीन आपने बनाई होती है सर्वर्स वगैरह उन्हें वो बंद करता है। बंद करने के बाद आपका जो मॉडल बना है उसको वो S3 के बकेट में जाके आर्टिफैक्ट के फोल्डर में सेव कर देता है, और उसके बाद फिजिकल जो मशीन होती है उसको बंद कर देता है, और सिर्फ आपसे उतने ही पैसे चार्ज करता है जितनी देर ट्रेनिंग के लगे थे। ठीक है, ये याद रहेगा ये प्रोसेस। ठीक है, अच्छा कोई कमेंट करके कुछ पूछना चाह रहा है, मैं कमेंट देख नहीं पा रहा, मैं चेक कर लेता हूँ। रिपीट, ओके, रिजवान क्या रिपीट करना है? जी रिजवान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके सर ये फ्लो क्या रिपीट कर दें? ओके, फ्लो बहुत ही आसान है। देखिए, पहले ना हम जॉब को कॉन्फ़िगर करते हैं। देखिए, पहला काम होगा S3 के बकेट में जो भी आपका ट्रेनिंग डेटा है, लाइक मैं कैट एंड डॉग के ऊपर काम करना चाह रहा हूँ, तो मैंने जितनी भी इमेजेस हैं अपने सिस्टम से कॉपी करके पेस्ट कर दी S3 के बकेट में। ठीक है, यानी ये किसके पास चली गई, क्लाउड के पास चली गई। उसके बाद करना क्या है, मैंने कैट एंड डॉग के ऊपर क्लासिफिकेशन करनी। तो मैंने कहा कि भाई इमेज कैटेगराइजेशन की जो प्रॉब्लम है, इमेज बाइनरी क्लासिफिकेशन हमें करनी है। मैंने एल्गोरिथम सेलेक्ट कर लिया, CNN से मुझे काम करना है, या पहले से कोई यानी बाइनरी एल्गोरिथम बना हुआ वो सिलेक्ट कर लिया ऊपर से लिस्ट से देख के। अच्छा, उसके बाद क्या किया मैंने, हाइपर पैरामीटर, मैंने कहा कि यार ये मॉडल जो ट्रेन होगा ना, सबसे अच्छी मशीन कौन सी, लेकिन जितनी अच्छी मशीन होगी उसके उतने ही ज्यादा पैसे चार्ज होंगे। तो मैंने कहा यार ये मशीन सही है जो मेरे बजट में आ रही है, इसके ऊपर यानी आपको ट्रेनिंग करनी है। ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट कर दिया एल्गोरिथम कि भाई कंप्यूटर विजन पे काम करना है और इस हार्डवेयर पे काम करना है। आपने जॉब बना दी। तीसरा काम होगा, वो जॉब अब चलेगी। जॉब जैसे ही चलेगी तो आपने जो इमेजेस रखी हैं वो इमेजेस उठाएगा, आपने जो हार्डवेयर बताया वो हार्डवेयर बनाएगा, यानी वो सर्वर उस मशीन को चलाएगा, वहां पे वो डेटा उठा के रखेगा, आपका डेटा चलेगा, आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी। ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद जो मॉडल ट्रेन हुआ है उसको उठा के आर्टिफैक्ट के फोल्डर में S3 के बकेट में जाके सेव करता है। सेव करने के बाद आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो फिजिकल आपकी मशीन चली थी उसको बंद कर देगा। बस ये वाला काम हो गया। तो ये तीन काम हुए अभी तक। डेटा रखा, एल्गोरिथम सेलेक्ट किया, हाइपर पैरामीटर सेट किए जिसमें आप यानी इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बताते हैं आपके। अब वो डेटा जहाँ पे रखा हुआ है वो उठाता है लोकेशन,
उसका हार्डवेयर बनाता है, वहां पर ट्रेनिंग करता है, S3 के बकेट में मॉडल को सेव करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर को बंद कर देता है। उसके बाद जो आपका मॉडल कहाँ पे सेव हुआ है, आर्टिफैक्ट S3 के बकेट के अंदर उस मॉडल को डिप्लॉय करना है। अब मेरा जो कंसर्न है फिर दोबारा S3 के बकेट पे आ गया, क्योंकि सारी ट्रेनिंग वगैरह होने के बाद जो एंड रिजल्ट है वो कहाँ पे, S3 में, आर्टिफैक्ट। तो ये जो आर्टिफैक्ट के अंदर आपका मॉडल है उसको हम क्या करते हैं, डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय करने के दो तरीके हैं, रियल टाइम एंड पॉइंट बना दें जिसे आप कहते हैं एपीआई, लाइव प्रोडिक्शन के लिए हम बनाते हैं, और दूसरा हम इस्तेमाल करते हैं बेच ट्रांसफॉर्म। बेच ट्रांसफॉर्म कुछ नहीं है, आप बहुत सारा डेटा एक साथ प्रिडिक्ट करवाते हैं और उसके बाद आपकी कहानी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं। और फिर जो आपका प्रिडिक्ट डेटा है उसको भी आप यानी अपने पास मुख्तलिफ इंफ्रास्ट्रक्चर में चलाएंगे, तो उसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ेगा कि भाई ये कौन से हार्डवेयर पे चलेगा, आपकी एपीआई। तो उस एपीआई के भी पैसे चार्ज होते हैं, वो आगे आपको बताएगा कितने चार्ज होते हैं, लेकिन प्रोसेसिंग के चार्ज होते हैं। लेकिन इंस्टेंस जब चल रहा है ना तो उसके पैसे भी चार्ज हो रहे होंगे। अच्छा, लास्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्लीन अप। तो जितनी भी आपने एपीआई बनाई है, जितने भी S3 के बकेट बनाए उन सबको क्या कर देंगे आप, डिलीट। याद रहेगा ये? अच्छा देखिए, मैं इसको बिना देखे मैं खुद अपने आप को याद करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको भी चीज़ें याद हुई हैं या नहीं। आपने S3 के बकेट में अपना डेटा रखा ट्रेनिंग, उसके बाद आपने अपनी जॉब की कॉन्फ़िगरेशन की, एल्गोरिथम सेलेक्ट किया, कहाँ पे डेटा रखा है वो बताए, हाइपर पैरामीटर सेट की। आपकी अब जॉब जो आपने कॉन्फ़िगर की है वो चलती है। उसमें क्या होता है, S3 के बकेट में जहाँ पे डेटा वो उठाता है, जो आपने हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट बताई है वो उठा के चलाता है, उस पर ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, आर्टिफैक्ट के फोल्डर के अंदर मॉडल को सेव कर देता है, और वो जितनी आपकी कॉन्फ़िगरेशन हुई थी, हाइपर पैरामीटर वगैरह, मशीन वगैरह चल रहा है, उन सबको बंद कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके बाद आप अपने इस S3 के बकेट में जो मॉडल रखा हुआ है इसको डिप्लॉय करते हैं। डिप्लॉय आप इसको आप या तो बेच पे कर सकते हैं या फिर लाइव एपीआई बनाते हैं, तो हम लाइव एपीआई बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो आपका डेटा होता है हम एपीआई के जरिए उसको एंड पॉइंट के जरिए या बेच ट्रांसफॉर्मर के जरिए उसको प्रिडिक्ट करवाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड पे दोबारा चलेगा जब भी आप प्रिडिक्ट करवाएंगे, और उसके बाद वो उसको बंद कर देगा। आपकी जो भी प्रिडिक्शंस हुई हैं आपकी रियल लाइफ में या जो भी चल रहे हैं, पैसे कॉस्ट हो रहे हैं, उसको आप मॉनिटर कर सकते हैं। एंड फाइनली उन सबको आप डिलीट कर दें जब आपने एक प्रैक्टिस कंप्लीट कर दी। एसडीके की मदद से ये सारा काम हम करने वाले हैं। और ये अच्छा, फिर दूसरा एक और तरीका हो सकता है, अभी ये जो मॉडल बनाया है हम इसको सिर्फ और सिर्फ AWS के ऊपर डिप्लॉय कर रहे हैं एंड पॉइंट। तो यार हर सुनेरी में ऐसा नहीं होता। अब जैसे बैंक है तो बैंक तो कहेगा मैं अपने सर्वर पे ही इसको क्या करूंगा, डिप्लॉय, मुझे क्लाउड पे नहीं करना। गवर्नमेंट कोई सेक्टर है, वहां की कोई मॉडल की ट्रेनिंग है, तो वो अपनी जो भी लाइव आपकी एपीआई है उसको वो अपने ही सर्वर के ऊपर डिप्लॉय करेगा। तो यहाँ पे चैप्टर 11 के अंदर हम ये सीखेंगे कि किस तरह आप कोई भी मॉडल ट्रेन करने के बाद अपने लोकल सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज याद रहेंगी। अब कोई रिपीट करना चाहेगा? यस सर। जी, रिपीट करें तो फिर। सर सर एक क्वेश्चन इसमें है आप कि सबसे आप पहले थ्री टाइप्स हो गई हैं किसकी कितनी टाइप है, सॉरी? सर। एक तो बैच वाली होगी, एक एपीआई वाली होगी, और एक अपने सिस्टम पे जो होगा डिप्लॉयमेंट, वो हम इसको थर्ड टाइप कहेंगे या वो भी सेम होगा, वो एपीआई या बैच में से कोई भी हो सकता है? नहीं नहीं, देखो वो डिप्लॉयमेंट है। डिप्लॉयमेंट आप अपनी लोकल मशीन पे कर लो, ठीक है। डिप्लॉयमेंट आप यानी किसी सर्वर पे कर लो, तो वहां से यानी जब भी आप मॉडल के पास डेटा आएगा तो यहाँ पे आके वो प्रोसेसिंग होगी। ठीक है, तो वो टाइप नहीं है, वो तो आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, हार्डवेयर, जो भी हम AWS के इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम अपने भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ ये चेंज होगा। जी सर, ठीक है सर। ठीक है जी, तो फिर आप आई थिंक सर मैं रिपीट कर। इसको रिवाइज कर दूँ। जी सर सबसे पहले हम अपना ट्रेनिंग डाटा S3 के बकेट में रखेंगे, फिर वहाँ से मॉडल कॉन्फ़िगर करेंगे। मॉडल के अंदर हम हाइपर मीटर उसके मतलब अपनी मर्जी का सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो रिसोर्सेज हमने यूज़ करने हैं, बैक एंड पे जो मशीन यूज़ करनी है उसको सिलेक्ट करेंगे, मॉडल को ट्रेन करेंगे। जब इसकी ट्रेनिंग हो जाएगी तो ये S3 के बकेट में आर्टिफैक्ट के नाम का एक फ़ोल्डर बनेगा, उसके अंदर सेव हो जाएगा, और बाकी पीछे जो बैक एंड पे जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्लोज़ कर देगा। फिर वहाँ से इसके हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो आप इसका रियल टाइम एंड पॉइंट पे इसको डिप्लॉय कर देंगे, या दूसरा बैच ट्रांसफॉर्मेशन है, उसमें बैच हम लेके उसकी एक ही दफ़ा मतलब एक बड़ा सा बैच है उसकी हमने प्रोटेक्शन करवा ली,
वो खत्म। सही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि भाई ये जो आपका मॉडल बना हुआ है ना, मॉडल क्या है, ये मॉडल कह रहे हैं कि एक पूरा एक पाइपलाइन है। ये पाइपलाइन अभी AWS के ज़रिए गुजरती है। हम चाहें इस मॉड्यूलर सर्विस को उठा के अपने लोकल सर्वर पे, अपनी ज़ाती सर्वर के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। उसके लिए हमें चैप्टर 11 पढ़ना पड़ेगा। चैप्टर 11 में ये चीज़ें बताई हैं। अच्छा, ये तरीका भी बता रहा हूँ, बहुत ही आसान है। आर्टिफैक्ट जो ट्रेनिंग डेटा था ना S3 का बकेट, उसके अंदर एक फाइल होगी model.tar.gis, ठीक है। तो ये आपकी एक WinRAR टाइप एक फाइल है। उस फाइल को आप क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसको आप स्टोर मॉडल करेंगे आर्टिफैक्ट के अंदर, तो एक्सट्रैक्ट कर लेंगे आप इसको, ठीक है। अच्छा, इस एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो आपका सर्वर है, कौन सा सर्वर है, लाइक आपने UBL का एक सर्वर है वहां पे डिप्लॉय करना है, HPL का एक सर्वर है वहां पे डिप्लॉय करना है। अब ये जो आपका मॉडल है जो आपको सर्वर पे डिप्लॉय करना है, तो डिप्लॉय करने के लिए ये 3 लाइब्रेरीज में से कोई एक लाइब्रेरी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या तो आप XGBoost मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, उस मॉडल को फिर यहाँ पे इस लाइब्रेरी के जरिए हम क्या करेंगे, लोड करेंगे। या फिर आप ब्लाजिंग टैक्स मॉडल को इस्तेमाल करेंगे, या फिर अपाची MXNet को इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज हैं जिनको हम इस्तेमाल करेंगे अपने लोकल सर्वर पे, ठीक है। क्योंकि वो डायरेक्ट तो नहीं समझ सकता ना क्या इनपुट आ रहा है, क्या प्रोसेसिंग हुई है। तो वो जो उसको रीड कर पाएगा, उसको पूरी कॉन्फ़िगर कर पाएगा, वो इन लाइब्रेरीज के थ्रू कर सकता है। और ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे वर्क फ्लो कहाँ पे, चैप्टर 11 के अंदर, ठीक है। ये चीज समझ आएगा कि भाई हम अपने लोकल सर्वर पे या अपने ऑन सर्वर पे उसको किस तरह डिप्लॉय करते हैं। तो आपके पास आर्टिफैक्ट के अंदर एक फाइल होती है जिसका नाम है model.tar.gs, उसको आप डाउनलोड करेंगे। उसको फिर आप अपने सर्वर पे अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इनमें से कोई एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे, इसके थ्रू लोड करेंगे, और उसके बाद सेम वही तरीका है। ये आपको इसने 4 तरीके इंपोर्ट करने के बता दिए, सही। इन डिटेल हम देखेंगे चैप्टर 11 के अंदर। अच्छा जी, मैनेजेबल इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही आसानी से चलता है। कैसे चलता है, आपके सेज मेकल के एल्गोरिथम है, वो पैकेज होते हैं जो आप, यानी देखिए मशीन चलाते हैं ना, तो वो कंटेनर बना हुआ होता है। और कंटेनर कुछ नहीं होता, वो डॉकर होता है। तो यहाँ पे डॉकर की सर्विस इस्तेमाल करने के लिए अमेजोन इलास्टिक कंटेनर, ये आपके पास रजिस्ट्री है। अगर आप अपना भी कोई मॉड्यूल बनाते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, अपनी मशीन बनाते हैं, तो आपको यहाँ पे जाके ECR, ये AWS की सर्विस है, यहाँ पे अपना कंटेनर, अपने डॉकर कंटेनर को रिस्टार्ट करना पड़ेगा, और फिर आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारे कंटेनर पहले से बने हुए हैं मुख्तलिफ कामों के लिए, उन कंटेनर्स को आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल सा काम है। इंफ्रास्ट्रक्चर भाई कैसे क्रिएट होता है, उसकी पूरी तरीका ये बता रहा है कि आपकी जॉब लॉन्च होती है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करती है, अप करती है, उसके इतने इंस्टेंस बनाएगी जितने आपने काउंट बताए होंगे, ट्रेनिंग डेटा को उठाती है, ऊपर वाले जो हमने प्रोसेस पढ़े थे उसको डिटेल में बता रहा है। फिर उस कंटेनर को पुल करती है, उसके ऊपर ट्रेनिंग चलाती है। ECR जो आपके हाइपर पैरामीटर होते हैं वो उस एल्गोरिथम के थ्रू उस पर अप्लाई होते हैं, ठीक है। इसमें रिसीव होती है लोकेशन आपके ट्रेनिंग डेटा की, ठीक है। उसके बाद एल्गोरिथम होता है, उसको फिर वो डेटा सेट को S3 में हमने कॉपी कर लिया था। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होती है, स्टार्ट जो होती है, जो आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई होती है, ये खुद ब खुद, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन की हुई है कि भाई ये बिग डेटा जो एल्गोरिथम है अपाची या हडूप वगैरह बैकएंड के ऊपर क्लस्टर पे चले, तो वो खुद ब खुद आप वो ऑटोमेटिकली वो चला देता है बैकएंड के ऊपर। उसके बाद आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपका एक मॉडल बनता है, उसको S3 में आप सेव करवा देते हैं, और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर शट डाउन हो जाता है। और उसके बाद S3 के बकेट में आपका मॉडल ट्रेन हो जाता है। ऊपर वाला वो जो आपने पढ़ा था ना प्रोसेस, उसको इसने डिटेल में बताया। इसमें कोई मुश्किल, जो अभी तुफैल ने भी बात रिपीट की थी, ये सारी वही बातें। क्लियर है ये चीज? जी सर। ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्लाउड वॉच पे जाके देख सकते हैं कि कहाँ पे कोई प्रॉब्लम आई है, क्या लॉग जनरेट हुए हैं, वो सब यहाँ पे क्लाउड वॉच के थ्रू आप देख सकते हो। अभी क्लाउड वॉच अभी देखना हमने सीखा भी। अच्छा, फिर क्या है भाई, आपकी क्रिएटिंग द प्रेडिक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर। अब आपका मॉडल बन गया है, मैं अब इसको डिप्लॉय करने जा रहा हूँ, तो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बनेगा। आप क्या करते हैं, लॉन्च डिप्लॉयमेंट जॉब करते हैं, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर वो आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्या करता है, अप करता है, एंड पॉइंट आपको दे देता है, या फिर बेस ट्रांसफॉर्म का भी जो भी है वो आपको दे देता है। अच्छा, एंड पॉइंट जैसे ही आपका बनता है तो ये क्या करता है,
ये सबसे पहले आपकी सर्विस इस्तेमाल करता है आपकी AWS की, जिसमें ये सबसे पहले पुल करता है। क्या पुल करता है? जो आपने अपना मॉडल बनाया कंटेनर, उस कंटेनर के अंदर लोड करता है S3 के अंदर, आर्टिफैक्ट के अंदर जो मॉडल होता है उसको लोड करता है। एंड पॉइंट आपको एक URL दे देता है, उस URL को आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो वो आप कॉन्फ़िगर सकते हैं। एंड पॉइंट आपको मिलेगा, सर्वर इंस्टेंस, लोड बैलेंसिंग, ये सारी की सारी बैकएंड के ऊपर खुद हो रही है। तो आपका अब ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, एक कस्टमर्स आए या बिलियंस ऑफ कस्टमर्स आ जाएं, तो ऑटो स्केलिंग ये खुद ब खुद प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कब कब बता रहा है? जब आपने मॉडल ट्रेन कर लिया, ट्रेन होने के बाद जब आप उसको डिप्लॉय करते हैं, यूजर के लिए अवेलेबल करते हैं, तो उस वक्त क्या होता है? आपकी डिप्लॉयमेंट जॉब चलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर अप होता है, रियल टाइम एंड पॉइंट आपको मिलता है। एंड पॉइंट कैसे बनता है? आप सर्विस इस्तेमाल करते हैं एंड पॉइंट की, AWS की, जो कि पुल करता है ECR से आपके उस कंटेनर को पुल करने के बाद S3 के बकेट में जो आपका मॉडल होता है उसको लोड करता है और आपको एक URL दे देता है, जिसको आप प्रोविजंस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कितना लोड आ रहा है, कितनी प्रोडक्शन की है, वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। ये कहानी भी समझ आ रही? ये डिप्लॉयमेंट की कहानी आपको बताई जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बैकएंड पर डिप्लॉयमेंट का या प्रोडक्शन का कैसे काम कर रहा है। यानी आपने एक मॉडल बना के मुझे एक URL दिया, अब वो URL को मैं जब भी हेड करूंगा बैकएंड पे, वो काम कैसे कर रहा है। क्लियर है ये चीज? पाकिस्तानी बच्चों, इतनी खामोशी क्यों है? देखें, अगर क्लियर नहीं हो ना तो आप लाजमी क्वेश्चन पूछें। जब तक आप पूछेंगे नहीं तो ये तो आपको पता है कि क्या होगा फिर आगे। अच्छा, कासिम आपने हमें ज्वाइन कर लिया? कासिम हसन? नहीं, कासिम हसन ने भी ज्वाइन नहीं किया। रऊफ, ओके, रऊफ ने हमें ज्वाइन कर लिया। ओके जी, तो हमें ये चीज़ पता चल गई कि ये काम कैसे करती है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप चीज़ें यूज़ कर लें तो भाई API के पैसे चार्ज होते हैं एंड पॉइंट बनाने के, तो आप अपने एंड पॉइंट को लाजमी डिलीट कर दें, अदरवाइज पैसे चार्ज होते रहेंगे। अच्छा, फिर ये काम हमने स्टार्ट करना था, ये एल्गोरिथम की सिलेक्शन, सारे एल्गोरिथम कहाँ पे वो बता रहे हैं, मुख्तलिफ एल्गोरिथम से नाम बताएं। एक्सक्यूज मी सर, जी सर हाँ एक सर। चीज पूछनी है कि सर जो API बन रही है इसका क्या हार्ड कोड होगा या ये मैनुअली होगी? मतलब जो API का एंड पॉइंट हमें मिलेगा, ये हार्ड कोड खुद से करना होगा या ये भी मैनुअली हमें मिल सकता है क्लिक करने से, ड्रैग एंड ड्रॉप वगैरह से? ये हमें डायनामिकली मिलेगा। ठीक है, डायनामिकली से क्या मुराद है कि ये आपको AWS खुद बना के दे देगा URL के साथ, तो उसको हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, उसकी टोकनाइजेशन, उसकी यानी कीज़ वगैरह जो होती हैं, सिक्योरिटी कीज़ वगैरह, वो सारा सब कुछ ये हमें खुद बना के देगा। यहाँ पे आप देखें, अभी तो खैर मैंने कोई API बनाई नहीं, API गेटवे, तो जो भी आप एंड पॉइंट बनाते हैं ना, यहाँ पे उसका नाम आ रहा होता। ठीक है, तो अभी हमने क्योंकि बनाई नहीं API, तो वो सारी API के एंड पॉइंट यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह आप SageMaker के जरिए SDK वगैरह के जो भी आपके एल्गोरिथम है उन्हें फाइंड कर सकते हैं। एल्गोरिथम जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, हम 2 तरह के या 3 तरह के सर एल्गोरिथम इस्तेमाल करने वाले हैं। जी सैयद अरशद। सर वो मैं API से एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि अगर हम फॉर एग्जाम्पल मशीन ने SageMaker के थ्रू हमने API क्रिएट कर दी, अब जब तक ये API वहां पे होगी तो क्या इसके पैसे चार्ज होते जाएंगे या हम इसको डिलीट कर देंगे या हम इसको डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं इन फ्यूचर? फॉर एग्जांपल मुझे एक API चाहिए, अब उनकी काम कार्रवाई उसकी क्लियर हो गई, इसके बाद फिर मैं इसको अपने पास रखना चाहता हूँ क्योंकि ये एक कोड की शक्ल में हमें दी जाती है। इंटर एप्लीकेशन जो एंटरप्राइज, सॉरी API जो है एप्लीकेशन की जो इंटरफेस है हमारे पास। दूसरी क्या अगर फिर फ्यूचर में हम इस्तेमाल कर सकते हैं या हम जो या दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जब तक API यहाँ पे रहेगी तो क्या इसके पैसे हमसे चार्ज होते जाएंगे? प्लीज इस पे आप ठीक है, प्लीज। अच्छा, पहली चीज़ अरशद, जब तक API का इंस्टेंस रहेगा पैसे चार्ज होते रहेंगे, तो आपको API अगर पैसे बचाना है तो डिलीट करना पड़ेगी।
ठीक है। अच्छा, अब दूसरी जगह या नेक्स्ट टाइम आपने बंद कर दिया, अब मुझे 5 साल बाद उसी एपीआई की जरूरत पड़ी, तो एपीआई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। इसने कहा कि आर्टिफैक्ट के अंदर मॉडल की एक फाइल है, वो उठा के आप रख लो, ठीक है। और जब भी उसको डिप्लॉय करना हो तो इसने डिप्लॉयमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर चलाने की एक जॉब बताई थी, जिसके अंदर वो आपके उस मॉडल के आर्टिफैक्ट की जो फाइल है ना, उसको लोड करता है कंटेनर में और एंड पॉइंट बना के दे देता है। तो इसका मतलब है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मॉडल डॉट टी आर डॉट जी एस की जो फाइल है वो उठा के अपनी लोकल मशीन में डाउनलोड कर लेनी है। और जब भी मुझे कोई कहता है कि भाई ये कंप्यूटर विजन की आपने ये काम किया था, मुझे उसी एपीआई को दोबारा बना के दे दें, ठीक है, इस क्रेडेंशियल के साथ, तो आपको कुछ नहीं करना। आपको वो डिप्लॉयमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर का उसने प्रोसेस बताया है S3 के बकेट में, वो पास कर दें, ठीक है। अच्छा, S3 का जो बकेट है वो बहुत कम पैसे चार्ज होते हैं, तो आप चाहें तो वहां भी रख सकते हैं, लेकिन हम थोड़े से भी पैसे क्यों दें, हम तो बोले वहां से उठा के आप अपने लोकल सिस्टम में रख लें। सही सर है। मेरा यही क्वेश्चन था कि एपीआई को हम अगर उठा के अपने लोकल सिस्टम पे रख लें कि इन फ्यूचर हमें फिर इसकी जरूरत होगी तो बार बार एपीआई बनाने की जरूरत नहीं होगी। सही। मैं अब ये इसका जवाब जी, आपको अब इसका जवाब क्या मिला, आप क्या करेंगे, अब किस चीज को सर, रखेंगे अपने, सर इसको अपने लोकल सिस्टम मशीन पे रखेंगे। जो किसको? जो एपीआई की बात करूं, जो एपीआई हमने बनाई है एक नहीं, सिस्टम पे। एपीआई को नहीं रखना, हमें किसको रखना अपने पास, मॉडल को रखना है। सर उस फाइल को जी बिल्कुल, मॉडल डॉट टी आर डॉट डॉट, डॉट डीजे। ठीक है। तो इस फाइल ठीक को है हमें, सर। जी जी सर। सर ठीक इसको है, अपने ठीक अपने है गिटहब पे हम सेव कर सकते हैं ना, मतलब है बिल्कुल वहां से जहां जब दिल मर्जी चाहे, डाउनलोड कर लूंगा। जहां दिल चाहे, अब ये आपके ऊपर, ठीक है, जहां आपका दिल करे आप उसको वहां सेव कर सकते हैं। अच्छा, हम कुछ एल्गोरिथम पे काम करने वाले हैं, लीनियर सर इसमें एल्गोरिथम, रिग्रेशन एक और एक बात बोस्टन। आपसे मैंने शेयर करनी थी कि S3 की आप बता रहे हैं कि उसमें आप कोई भी डाटा रखें तो उस पर बहुत कम चार्जेस होते हैं। अब मैंने जस्ट वो जब R2ML का वो 5 घंटे के लिए यूज किया था, तो मेरी S3 के जो वो टोटल मतलब अवर हो गया और उसने मुझे बिल भी कॉस्ट दिया है। हाँ, वो एक लिमिट दे रहा है ना कि इतना आप रख सकते हैं। आई थिंक वो पता नहीं कितने जीबी है, तो वो चेक कर लें। तो मैं तो यही कहता हूँ कि भाई नहीं रखें ना, आप ना उठा के रखें तो अपने पास बेहतर से है, सेव कर लें, बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक सही। है। जब तक आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल नहीं कर रहे, आई एम यूज़र, तो जब तक तो आप नहीं रखें, ठीक है। जब ऑर्गेनाइजेशन का करें तो भाई सारा डेटा रहने दें, क्या जा रहा है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतनी सी कॉस्ट से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके, चलिए जी, तो हम अब क्या करने वाले हैं, हम लीनियर लर्नर एल्गोरिथम को इस्तेमाल करेंगे। इससे हम रिग्रेशन का मॉडल ट्रेन करेंगे और बॉस्टन हाउस को हम ट्रेन करेंगे। अच्छा, उसके लिए रऊफ ने पूरी की पूरी हमें पाइपलाइन करवा चुके हैं, ठीक है। तो उसमें रऊफ ने क्या किया था, रऊफ ने सिंपल ये वाला कोड चलाया था। अच्छा, वो रऊफ मुझे ना लास्ट वाली जो फाइल है उसकी जुपिटर नोटबुक वो मेरे साथ शेयर कर दिएगा, ताकि मैं गेट के ऊपर उसको पुश कर दूं। और कासिम, आपने हमें ज्वाइन कर लिया, कासिम हसन, कासिम हसन ने हमें ज्वाइन नहीं किया आज, ठीक है। तो मैं कासिम से भी यानी वो डेटा ले लूंगा, तो हम फिर उसको गेट के ऊपर पुश कर देंगे। अच्छा, आज वाला जो डेटा है वो एक्चुअली तोफेल सर, ने भी जी जी, सर इसमें आपको रिमाइंड करवाना था, वो लेक्चर 3 के बाद पोर्टल से अभी तक कोई लेक्चर अपडेट नहीं हुए। हमारे पास पोर्टल पे क्लासेस नहीं चला हुआ। के जो 6 लेक्चर हो गए हैं, लेकिन उसमें अभी तक अपडेट नहीं हुए। ओके, मैंने वैसे यूट्यूब पे तो मैंने कर दिया है, लास्ट लेक्चर को शायद मैंने अपलोड नहीं किया, तो मुझे लास्ट लेक्चर भी अपलोड करना है और याला भी, ठीक है। बाकी सर मैं वो जिशान लिंक भाई, भी शेयर कर ले यूट्यूब का। वो तो किया हुआ है ना आप लोगों के साथ। सर उसको पोर्टल पे भी करवा दीजिएगा तो। उस वो तो सिर्फ 2 मिनट का काम है जिशान भाई के लिए, तो मैं उनको कह दूंगा तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। ठीक है, ये आ रहा है क्वार्टर प्ले लिस्ट पे जाके आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट, अच्छा देखिए, बहुत ही काम आसान है। आपने ये डेटा लोड किया था, ये हमारे पास लोकल मशीन पे पड़ा हुआ था, हमने इसको अपलोड करना है। अपलोड करने के बाद जो भी आपका वाई टारगेट वेरिएबल होता है, ये कहता है उसको शुरू में लिया। तो शुरू में लाने के लिए सिंपल सा कोड था, हमने कॉनकैटिनेट को इस्तेमाल किया, पहला कॉलम लास्ट कॉलम को बना दिया और फिर
एक नया डेटा फ्रेम से उस कॉलम को हमने डिलीट करके एक नया डेटा फ्रेम बना दिया था। तो scikit-learn से हमने इस्तेमाल किया था। आपका ट्रेनिंग, वैलिडेशन और टेस्टिंग के अंदर डेटा को तोड़ना बहुत ही आसान है। आप क्या करते हैं, सिंपल से ये काम करते हैं। हमारे पास sklearn जो भी लाइब्रेरी है, इसके अंदर मॉडल सिलेक्शन के अंदर ट्रेनिंग टेस्ट स्प्लिट के नाम का एक फंक्शन है। उस फंक्शन को देखिए मैंने यहाँ कॉल किया है। उस फंक्शन के अंदर आपने अपना डेटा सेट बताना है और टेस्ट डेटा में कितना तोड़ना है वो परसेंट बता देना है। तो 0.1 का मतलब है कितना परसेंट है ये? 10%। 10% डेटा आपका टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल होगा। अच्छा, इसके ऊपर सारा काम हमने कर लिया था, तो मैं इसको अब रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह रऊफ ने बहुत अच्छी हमें करवाई थी और एक स्पेसिफिक कोड भी हमारे साथ शेयर किया था। उस कोड ने क्या किया था, क्या सेव की थी हमारी? तो उससे हमारी कॉस्ट सेव हो जाती है। ठीक है, तो जो आप training कोशिश job करें कि लेते हैं, जितनी भी second ट्रेनिंग lecture वगैरह में आप करें तो उसको आप इस्तेमाल करें ताकि जितने पैसे बच सकते हैं वो बचे। अच्छा, ये काम हो गया था, इसको हमने डिप्लॉय भी कर लिया था, प्रेडिक्शंस भी हमने देख ली थी और उसके बाद हमने उसको डिलीट भी कर दिया था। अच्छा रऊफ, बाकी वाला कोड आपने कर लिया है? रऊफ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो फिर आपने कर लिया वो कोड? सब कुछ मैंने कर लिया, मैं शेयर कर दूँ। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और आप उस कोड को एक्सप्लेन भी आज करने वाले हैं कि आपने किया क्या है। जी, तो फिर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। सर ये स्क्रीन शेयर, एक सेकंड। सर ये स्क्रीन शेयर हो गई? जी रऊफ, आपकी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। सर आज हम जो मतलब मॉडल पढ़ेंगे वो है XGBoost। ये बिल्ट इन एल्गोरिदम्स हैं सेज मेकर के, जिनको हम अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं। तो आज हमने जो बिल्ट इन एल्गोरिदम यूज़ करना है उसका नाम है XGBoost। तो ये जितनी बिल्ट इन एल्गोरिदम है ये सेज मेकर में डोकर इमेज की फॉर्म में पड़े होते हैं। तो वहाँ से हम इनको मतलब डिप्लॉय अपने मॉडल में डिप्लॉय करके यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बोटो 3 इम्प्रूव की इंपोर्ट की सेज मेकर से जो इमेज हमने इमेज अंडरस्कोर URIS इसको इंपोर्ट किया। जैसे कि मैंने पहले बताया ये हमारे पास डोकर इमेज की फॉर्म में है
और उसके बाद इसमें हमने इसका रीजन डिफाइन कर दिया। एक्सजी बूस्ट एल्गोरिथम जो है ये वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने 2016 में इसको बनाया था और ये डिसीजन ट्री की बेस पे है। और नीचे हम इंपोर्ट किया SageMaker को, उसकी वर्जन चेक की, सेशन डिफाइन किया, सेशन SageMaker.session, फिर बकेट और प्रीफिक्स हमने डिसाइड कर दिया। प्रीफिक्स में हमने डिफाइन कर दिया कि हमने जो है एक्चुअली बूस्ट यूज करेंगे। फिर एस्टिमेटर अच्छा, तो फिर हाँ, थोड़ा सा मैं और उसको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। थोड़ा सा जूम करें ऊपर वाले सेल्स को, शुरू इनिशियल सेल्स, थोड़ा सा जूम करें इसको ताकि सबको बेहतर दिखे। कंट्रोल प्लस, कंट्रोल के साथ प्लस का बटन दबाएं। ठीक है, परफेक्ट है, थैंक यू। जी जी। अच्छा, अब देखें, हम एक एक लाइन को देखते हैं। सेल नंबर 72 जो हमारा रन हुआ है, बूटो 3 एसडीके की मदद से मैं अपनी लोकल मशीन से या फिर सेज मेकर जो स्टूडियो उससे मैं कनेक्ट होऊंगा AWS की जितनी सर्विसेज हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब चीजें जब ओके होंगी, जब आप इसके जरिए बूटो 3 से ही काम करते हैं। दूसरी जो है, आप सेज मेकर से सिर्फ और सिर्फ इमेज यूरीज का नाम की एक पैकेज है या मॉडल है, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, इमेज URIS जो भी यानी URLs या यूरीज आप इसको प्रोनाउंस करें, ये इस्तेमाल होगा बहुत सारे मुख्तलिफ कामों के। इससे क्या काम होंगे, इससे जो हमारे एल्गोरिथम है प्री बिल्ड वो इस्तेमाल होंगे। इससे क्या होगा, जो आपके कंटेनर की सर्विस है उसको भी हम कॉल करेंगे कि भाई कौन सी इमेज, कौन सा इंस्टेंस, किस तरह की चीज़ें करनी है। तो ये दो हमारे पास लाइब्रेरीज हैं जो इस्तेमाल होने वाली है। अच्छा, बाकी आप देखें, आपने एक सेशन बनाया है। सेशन क्या है, जिससे आप यानी क्रेडेंशियल लॉगिन वगैरह हो सकते हैं। तो बूटो 3 का एक सेशन बनाया है जो कि आपको सर्वर से कनेक्ट करेगा, AWS की API से कनेक्ट करेगा। उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपने रीजन का नेम निकाल लिया क्योंकि आपको रीजन के नेम की जरूरत है। अच्छा, फिर आप एक कंटेनर बना रहे हैं। उस कंटेनर के अंदर आप देखें, इमेज यूरीज के अंदर एक फंक्शन है, एक मेथड है रिट्रीव। रिट्रीव का आपने फंक्शन लगाया और उसके अंदर बिल्ट इन जो कंटेनर की सर्विस है वो उसका नाम बताया XGBoost एल्गोरिथम। इसमें रीजन आपने बताया और उसका आपने लेटेस्ट वर्जन यहाँ पे उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम किया है। नेक्स्ट फिर आपके पास आए सेल नंबर 74। जी, तो फिर सेल नंबर 74 क्या है, ये आप हमें बताएं। सर यहाँ से हमने इंपोर्ट किया SageMaker को, उसका वर्जन चेक किया। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो सर उसके बाद हमने बकेट और प्रीफिक्स खुद डिफाइन किए हैं, ये बुक में नहीं है। अच्छा, उससे नीचे हमने SageMaker से एस्टिमेटर को हमने इंपोर्ट करवाया। और सर इसके अलावा ये जो नीचे आउटपुट पाथ है ये हमने डिफाइन किया S3 के बकेट में। पहली जो कर्ली ब्रैकेट है इसमें बकेट आएगी और जो दूसरी कर्ली ब्रैकेट है आउटपुट के, इसमें प्रीफिक्स आएगा। और सर इससे नीचे हमारे पास ये जो XGBoost एस्टिमेटर है, इसके हाइपर पैरामीटर है। फिर हमने जो लीनियर रिग्रेशन मतलब सिलेक्ट किया, क्योंकि ये जस्ट कॉपी पेस्ट है। तो सर यहाँ से आगे ये रन नहीं हो सकता। मैंने इसको काफ़ी कोशिश की है। ये XGBoost एस्टिमेटर जो है इसकी कोई एरर दे देते हैं। तो कासिम भाई से भी मैंने हेल्प ले दी थी लेकिन इसको रिजॉल्व नहीं कर सकता। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि रऊफ ने ये कोड कर लिया है और रऊफ इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन भी कर देंगे। आपने मेरी आवाज़ आ रही है सबको? जी सर, आ रही है। ठीक है, तो रऊफ ये कोड कर चुके हैं। तो इंशाल्लाह मैं इसी बल्कि वीक में उसको मैं पुश कर दूंगा, तो वो कोड आप देख लेंगे। कोड को हम समझ लेते हैं, और क्योंकि जब वर्जन आपके चेंज होते हैं ना SDK वगैरह, तो कुछ ना कुछ फंक्शंस में चेंजिंग आती है। तो नेम एरर्स आ रहा है, वो नेम एरर्स कौन सा है भाई, जरा नीचे आए। नहीं नहीं, नीचे से मुराद जहाँ पे एरर आ रहा था वहाँ पे आए। ये कह रहा है कि ये वाला वेरिएबल आपने डिफाइन नहीं किया, XGB एस्टिमेटर।
और ये आपके इस हाइपर पैरामीटर के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो इसको आपने गूगल वगैरह किया है तो फिर? गूगल किया है, लेकिन वहाँ से कोई खास हेल्प नहीं, उन्होंने जितनी ऑप्शनें दी हुई थी वो मैंने अप्लाई की हैं, लेकिन उनसे नहीं हुआ। ओके, ठीक है, चलो उसको देख लेते हैं। और बाकी वाले कोड किए इसके बाद? सर एक ही किया है एक्चुअली, इस हफ्ते में मेरे वाला साहब का ऑपरेशन था, मैं बहुत हॉस्पिटल में रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सका। अल्लाह अकबर, चले अल्लाह ताला सेहतयाबी दे आपके वालिद को। ठीक है, चलें तो फिर मैं आगे मैं कंटिन्यू करता हूँ। अच्छा, कोड तो Recording. इंजन में दो तरह की एप्लीकेशन पे मार्केट में बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। ठीक है, अच्छा, प्रोडक्ट को रिकमेंड करवाना ये बहुत आसान काम होता है, और आपकी जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन को प्रिडिक्ट करवा के रिकमेंड करना, ये थोड़ी सी अभी एडवांस रिसर्च में शामिल है, लोग इसमें लगे हुए। ठीक है, स्क्रीन को यानी रिकमेंड करवाना, इससे क्या मुराद है? कोई एग्जांपल देना चाहेगा? तो जैसे YouTube पे एड्स आ जाते हैं रिलेटेड, एक चीज हम देख रहे हैं तो उससे रिलेटेड सेकंड हमारे पास आ जाता है। अगर हम क्रिकेट देख रहे हैं तो क्रिकेट की वीडियोस आ रही होती हैं। सही है, आपने वीडियोस को कह दिया, एड्स को कह दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा प्रोडक्ट क्या होगा? प्रोडक्ट को रिकमेंड करना सर वो जैसे फेसबुक पे हमारे सामने एड्स आ रहे होते हैं सेल्स वगैरह के, जैसे अलीबाबा वगैरह, हालांकि हमारा इंटरेस्ट नहीं भी होता लेकिन वो फिर भी हमारे सामने आ जाते हैं। ओके, अब चलें इस पर हम डिस्कस करते हैं। देखिए, स्क्रीन को शेयर करने से क्या मुराद है, या उसको रिकमेंड करने से क्या मुराद है? आपकी स्क्रीन है, लाइक मोबाइल एप्लीकेशन या कोई भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल एप्लीकेशन के मुख्तलिफ यानी फेस होते हैं। कहीं आपको प्रोफाइल शो करता है, कहीं पे आपको आपके अकाउंट की डिटेल शो करता है, कहीं पे आपको स्टेटमेंट शेयर करता है। तो मुख्तलिफ स्क्रीन मुख्तलिफ, और आपके पास यह फिक्स ऑप्शन है कि जब भी आपको स्टेटमेंट देखनी है तो स्टेटमेंट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ही आप देख सकते हैं। आपने कितने पैसे या जो भी आपको कैलकुलेशन करनी है वो आप अपने मुताबिक देखते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि यार ये जो स्क्रीन है ना, स्क्रीन उसे अपनी मर्जी के हिसाब से नहीं, अब जो उसका बिहेवियर रहा है उस बिहेवियर के मुताबिक उसको स्क्रीन जैसे ही लॉगिन होते उसके सामने वो चीज आए जो वो करना चाह रहा था। ठीक है, तो इस लेवल पे पहुंचना कि भाई आप क्या करना चाह रहे हो, आप जैसे लॉगिन होते वो चीज आपके सामने मौजूद हो, इस लेवल पे पहुंचना, तो उसे हम कहते हैं आपकी यूआई को ऑटोमेट करना, जो कि मार्केट की बहुत यानी आप कहें कि इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है, अच्छा, दूसरा प्रोडक्ट को रिकमेंड करना। प्रोडक्ट आपके फिक्स हैं, तो उन प्रोडक्ट में जिसकी पॉपुलैरिटी, मुख्तलिफ हमारे पास तरीके थे रिकमेंड करने की, कि जिसकी पॉपुलैरिटी जिसकी सबसे ज्यादा होती थी, तो नॉर्मली वो वेबसाइट वही 3 या 4 प्रोडक्ट सबको दिखा रही होती थी।
तो सब उस चीज को लाइक करें या नहीं करें ये तो यानी जरूरी नहीं है। तो फिर हम क्या करते हैं, हम उस यूजर के बिहेवियर या दूसरे जो यूजर्स हैं उनके बिहेवियर को देखते हुए और फिर आपके बिहेवियर को देखते हुए आपको वीडियो रिकमेंड की जाएगी कि भाई ये बंदा वीडियो 1, 2, 3 देखता है तो वीडियो नंबर 7 लाजमी देखता है, उसे पसंद करता है। तो इस तरह आपकी तरह का कोई और यूजर था, उसके मुताबिक या उससे बिहेवियर से आपके बिहेवियर मिलते हैं तो वो भी हम आपको रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरे तरीके क्या हैं कि हम सेशन बेस्ड रिकमेंडेशन भी कर सकते हैं और वो थोड़ा सा एडवांस होता है, तो अभी सेशन बेस्ड वाले पे हम नहीं। ठीक है। तो अभी तो हम क्या कर रहे हैं, एक रिकमेंडेशन सिंपल सा इंजन बनाना चाह रहे हैं। तो रिकमेंडेशन इंजन बनाने के लिए या रिकमेंडेशन एक मॉडल बनाने के लिए हम फैक्टराइजेशन मशीन को इस्तेमाल करने वाले हैं। अच्छा, फैक्टराइजेशन मशीन क्या है, उसके लिए पूरा का पूरा इन्होंने रिसर्च पेपर लिखा हुआ है। इस रिसर्च पेपर को आप स्टडी कर सकते हैं, तो 2010 में लिखा गया था। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये जो डेटा सेट होगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें होंगे स्पार्स डेटा सेट, स्पार्स डायमेंशन। इसका मतलब है किसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी दोस्तों? 0 की। ओके। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होगा, यूजर और आइटम। अब जैसे कासिम है, कासिम देखता वीडियो नंबर 1, वीडियो नंबर 2, वीडियो नंबर 3 और इसकी यूजर आईडी है 1। और इसी तरह रऊफ है, उनकी यूजर आईडी 2 है, वो दूसरी वीडियोस देखता है। इसी तरह तुफेल है, उनकी यूजर आईडी 3। तो हम एक मैट्रिक बनाएंगे जिसके अंदर यूजर और उसने कौन कौन सी चीजें रिकमेंड की थी, उसको कितने स्केलिंग दिए, कितनी रेटिंग दी है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है। तो हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे, उस मैट्रिक्स को हम रिकमेंडेशन इंजन में इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं रिकमेंडेशन मॉडल किस तरह बनता है। हमारे पास एक डेटा सेट है जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है मूवी लेंस के नाम से। मूवी लेंस के अंदर हमारे पास डेटा सेट के अंदर मुख्तलिफ नाम है, जैसे 100K है। ठीक है। इसी तरह लाइक 1000K की भी हो सकती है। और 100K का मतलब है ये डेटा सेट का साइज है जिसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ साइज या नंबर ऑफ रोज फिक्स है। ठीक है। तो जितने ज्यादा आपके के बढ़ते जा रहे हैं उतनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बढ़ते जाएंगे, तो ये साइज से मैटर करता है। तो हमारे पास एक डेटा सेट मौजूद है जो कि हम 100K वाला इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको 100K क्यों बोल रहे हैं, इसको थोड़ी देर में कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा। ओके। फिर हमारे पास ये डेटा सेट हम इस्तेमाल कर रहे हैं 100K का मूवी लेंस। तो मूवी लेंस के मुख्तलिफ वर्जन हैं, 100K के अलावा दूसरे भी उसके नंबर्स आ रहे होंगे। इसमें 1 लाख यानी 100,000 रेटिंग मौजूद हैं। इसमें है क्या, इंटीजर वैल्यूज हैं और इसमें जो नंबर उसने डाले हुए होंगे 1 से 5 तक की रेटिंग होगी। यानी हर मूवी या तो 1 होगी या क्या होगी 5 होगी। कितने यूजर्स ने इसको यानी रेट किया है, 943, यानी बहुत कम, 1000 यूजर भी नहीं। और कितनी वीडियोज हैं आपके पास, 1682। तो ये आपके पास 1682 वीडियोस हैं जो कि 943 लोगों ने व्यू करी हैं, देखी हैं। ठीक है। सबने सारी की सारी नहीं देखी, किसी ने कुछ देखी, किसी ने कुछ देखी हैं। तो अब क्या करेंगे, हम रेटिंग के मुताबिक, भाई जिसने सबसे ज्यादा रेटिंग जिस वीडियो को दी होगी इसका मतलब है उसे लोग उतना ही ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ठीक है। तो हम जो टॉप रेटेड यानी मूवीज होती हैं वही मूवीज दूसरों को क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे। ऐसे ही है ना। या फिर हमें ऐसी कोशिश करनी है कि वो कोई भी वीडियो देखता है उसकी रेटिंग कम देता है तो उसे हमें ऐसी वीडियो दिखाना पड़ेगी कि वो रेटिंग ज्यादा दे और वो ज्यादा टाइम स्पेंड करे। नेटफ्लिक्स हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, तो वो सारे इसी टेक्निक को इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेशन इंजन के लिए या वीडियो रिकमेंडेशन के लिए। तो मूवी लेंस को हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चीज समझ आ गया मेरे पास मूवी लेंस का डेटा सेट 100K क्या है, कितनी वीडियोस और कितने यूजर्स हैं इसमें। जी दोस्तों। जी सर समझ सर एक बार रिपीट कर दो प्लीज। अच्छा, मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, वैसे बंदों की क्वांटिटी कम हो गई है तो जरा हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वहाँ पे भी यानी आप डाल दें मैसेज के वीडियो एंड हो गई थी, आप उसको दोबारा से ज्वाइन कर लें क्योंकि 40 से अबव थे, अभी 33 स्टूडेंट हैं। ओके। डेटा सेट बहुत ही आसान है भाई। हमारे पास 1600 वीडियोस हैं और 943 कस्टमर्स हैं जिन्होंने वीडियोस को व्यू किया है और हर वीडियो को उन्होंने रेट किया है। किसी को 5, किसी को 2, किसी को 3।
मैक्सिमम 5 तक की रेटिंग कर सकते हैं, 1 से 5 के दरमियान। ठीक है, तो हमारे पास ये डेटा सेट पहले से मौजूद है, ये स्प्लिट हुआ है और ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर ये स्प्लिट हुआ हमें पहले से मिल रहा है। अदरवाइज आप यहाँ पे अपनी वीडियोस या अपनी मैट्रिक्स इस तरह की बनाएंगे जो यहाँ पे ये बनाने वाले हैं। अच्छा, हमारे पास क्या है 943 क्या है लाइंस होगी और हर कस्टमर कौन सी वीडियो को कितनी रेट दे रहा है। तो ये डेटा इस तरह का है, देखें यूजर नंबर 1 जो ऊपर ये स्प्लिट वगैरह बताया था, देखिए यूजर नंबर 1 है, यूजर नंबर 1 मूवी नंबर 1 इसने देखी नहीं, मूवी नंबर 2 देखी है, उसको रेट क्या दिया है 2, मूवी नंबर 4 देखी, उसको रेट क्या दिया है 4, और मूवी नंबर 5 देखी, उसको रेट क्या दिया है 5। तो मुझे ये बताएं सबसे अच्छी वीडियो इसको कौन सी लगी है यूजर 1 को? 5। ठीक है 5 लगी। अच्छा, फिर इसके बाद यूजर नंबर 2 3 तो मुख्तलिफ देख सकते हैं कि मुख्तलिफ ये डेटा सेट इस तरह का मौजूद है। तो इसमें किसी को कोई मुश्किल? अब ये जो डेटा सेट हमें दिया जा रहा है मैट्रिक्स इस तरह, यानी आप भी अगर किसी रिकमेंडेशन इंजन पे काम करने वाले हैं तो अपने डेटा सेट को इस तरह कर लें कि भाई ये यूजर है, इस प्रोडक्ट को इसने इतनी बार इस्तेमाल किया, इतनी बार इस्तेमाल किया, तो वो आपके पास एक फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। ठीक है जी सर, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, ये हमारे पास डेटा सेट आ गया, ये 100K कैसे बन रहा है, 100K की इसने कैलकुलेशन बताई। हमारे पास जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स कितने होंगे भाई 943 यूजर्स हैं और 1682 यानी 1682 हमारे पास वीडियोस हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो कितने मिलियन सेल हो रहे हैं जी दोस्तों? 1.5 मिलियन हो रहे हैं। 1.5 में 15,86,126। ठीक है, तो 1.5 मिलियंस के नियरेस्ट हमारे पास क्या है, ये सेल्स बनेंगे। अच्छा, अब प्रॉब्लम ये है कि ये जितने भी सेल्स हैं क्या सारे के सारे फील हैं भाई? 1600 वीडियो यूजर नंबर ने जरूरी है 1600 वीडियो देखी होंगी? नो सर। नहीं, ठीक है, उसने 5 देखी होंगी, 10 देखी होंगी। तो Yes. हमारे पास अगर मैं कॉन्सेप्चुअली सोचूं तो एक बंदा वो सारी वीडियो नहीं देखता, इसका मतलब है उसने 10 देखी है, 15 देखी है, बाकी 1600 जो सेल हैं रिमेनिंग वो सारे के सारे क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। और जब आप इसको नमपाई में या किसी दूसरे डेटा सेट में लोड करेंगे तो लोड करेंगे भाई नल की वैल्यू होगी, वो भी रिजर्व करती है, तो नल के अगेंस्ट यानी अगर मैं 0 से भी रिप्लेस करता हूँ तो वो कोई ना कोई तो स्टोरेज लेगी ना, और वो जो स्टोरेज का साइज होगा आगे जाके आपको बताएगा कि उस अच्छा फिर इतने यानी डेटा को लोड करने के भी पैसे लगेंगे, उसके प्रोसेसिंग में भी पैसे लगेंगे। तो हम अगर उसको 0 में कन्वर्ट करते तो बहुत सारे जीरोज आएंगे और उसका मेमोरी साइज भी अच्छा खासा बनेगा। तो वो पता नहीं कितने टेराबाइट का कुछ था, 25 टेराबाइट या इतने मिलियंस कुछ है, अभी आगे ये बताएगा भी, तो देखते हैं। अच्छा, अब देखें ये क्या कर रहा है, यूजर नंबर 1 ठीक है और यूजर नंबर 2, हर यूजर और उसके बाद तमाम वीडियो। तो अब कौन सा यूजर किस वीडियो को रिकमेंड करता है, यूज करता है? देखें यूजर नंबर 1 ने मूवी नंबर 1 को रेट किया है 1 से, ठीक है। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने ही और रेट किया वीडियो को कितने, वीडियो नंबर जी कितने से रेट किया? 4 से किया। 1 से। अच्छा जी, इसी तरह यूजर नंबर 2 ने कौन कौन सी वीडियो है, वीडियो नंबर 1 को, मूवी नंबर 1 को रेट किया है किससे? 1 से 3। असल में ये 1 हॉट इन्होंने कॉर्ड किया और इसकी रेटिंग क्या आ रही है 3। ये मैट्रिक्स समझ आ रही है सबको? लास्ट वाले को देखिए, यूजर नंबर 4 ने मूवी नंबर 5 को यानी रेट किया है किससे? 5 से, रेटिंग 5 आ रही है। नहीं देखो हर वीडियो ना 1600 वीडियो है आपके पास। अब पहली वाली वीडियो को तमाम यूजर ने कितना रेट किया, ठीक है, तो पहली वाली यानी वीडियो को यूजर नंबर 1 ने 1 हॉट इन कोड वाला काम किया ना, यूजर नंबर 1 ने इसको पहली वीडियो को यानी 1 से रेट किया, 5 रेटिंग के अंदर होगी, ठीक है। इसकी जरा कैलकुलेशन करें कितनी है,
944 आपके पास रोज होंगे और कॉलम कितने 1600। ये इस तरह की कुछ है, ठीक है। हर वीडियो के अगेंस्ट हर यूजर की वो मैट्रिक्स होगी। तो यूजर 1 ने खुद को भी 1 रेट किया सर? यूजर 1 ने नहीं, ये 1 हॉट इन कोड है ना, ये हम बता रहे हैं। 1 हॉट इन कोड में क्या होता है, यूजर नंबर 1 ये ओके, ठीक है। इसने रेट किया कौन सी वीडियो को, मूवी को, मूवी 2 को रेट किया इसने, या 2 के रेट के ऊपर किया है, ठीक है। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने 4 का रेट भी दिया है किसी एक वीडियो को। अच्छा मूवी इस तरह यूजर नंबर 1 ने 5 का रेट भी दिया, ऊपर आए आप डेटा सेट के अंदर 2 का रेट दिया इसने, ठीक है, 5 का और 4 का, देख रहे हैं। तो 1 हॉट इन कोड में जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करते थे, याद है ना, कि जो चीज जिसमें है उसके ऊपर क्या लगा देते हैं 1, बाकी सब क्या होते हैं 0 लगा दें। तो स्पार्स मैट्रिक्स ऐसे ही बनती है ना। यूजर नंबर 1 ने रेट किया है किसको, टेबल है उसमें ज्यादा क्लियर समझ आ रही है सर। एक साइड पे यूजर है, वो ऊपर मूवीज है, उसके बाद वो जो दूसरा टेबल है याला सर यूजर नंबर 1 ने एक मूवी देखी है जिस मूवी में देखिए इसने लेबल किया है ना, ये आपका इनपुट डेटा हो गया। इसने वीडियो देखी है, कौन सी वीडियो देखी है, 1 देखी, सॉरी 2 देखी है। यूजर नंबर 1 ने उसको रेट क्या दिया हुआ 2, ऐसा ही है, रेट किया हुआ 2। ये आप लिख रहे हैं, ये लेबलिंग कर रहे हैं। जब आप रिकमेंडेशन इंजन बनाएंगे, कौन यूजर कौन सी वीडियो देखता है, यूजर नंबर 1 वीडियो देखता है मूवी नंबर 1, इसने वीडियो देखी, लेकिन उसकी लेबल क्या है, सुपरवाइज लर्निंग आपने लेबल कर दिया 2 ऐसी लेबल। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने 4 वीडियो देखी, उसको क्या रेट किया है 4। इसी तरह यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 5 देखी, उसको रेट क्या किया है 5। अच्छा इसी तरह यहाँ देखिए यूजर नंबर 2 ने वीडियो कौन सी देखी है 6, लेकिन उसको रेट क्या किया है, अब समझ आ रहा है, 4, ठीक है। ठीक है। अच्छा अब यूजर नंबर 1 वीडियो नंबर देखता है 1682 और उसको रेट करता 5, तो हम वो 1682 कॉलम के अंदर 1 और यूजर 1 स्टार दिया नंबर, सर। ठीक है। तो ये 1 हॉट इन कोड हमने किया है कि कौन सा बंदा कौन सी वीडियो देखता है, उसको क्या रेट करता है। तो सुपरवाइज लर्निंग से आप एक मैट्रिक्स बना रहे। क्लियर है ये चीज अब जी दोस्तों? रिपीट कर ओके देखें इसको और आसानी से पहले वीडियो को देखें। यूजर नंबर 1 जो है ना, इसने कौन कौन सी वीडियो देखी है, इसने वीडियो देखी है वीडियो नंबर 2, 4, 5, 3 वीडियो देखी है इसने। 1682 में से सिर्फ 3 वीडियो देखी है। अच्छा अब देखें, हमने कहा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 2 देखी है, तो जहां पे दोनों चीजें ट्रू होंगी वहां पे 1 लगाएंगे, बाकी सब पे 0 होता है 1 हॉट इन कोड के अंदर, ठीक है। तो हमने देखा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 1 देखी है और उसने रेटिंग क्या दी थी 2, ठीक है। तो ये जो 2 आ रहा है ये कोई सम नहीं है, कुछ नहीं है, तो यहां से जो आपने रेटिंग दी होगी वीडियो नंबर 2 को, वो उठा के सिंपल आप उसको सुपरवाइज में लेबल रख रहे हैं, ऐसा ही है। ये सारे लेबल्स हैं जो ऊपर लिखे हुए। अच्छा अब यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 4 भी देखी है, तो 4 के ऊपर 1 और यूजर नंबर 1 के ऊपर 1, लेकिन उसको रेटिंग क्या दिया था उसने 4। अच्छा यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 5 भी देखी थी और 1 ने देखी, इसलिए इन दोनों के ऊपर 1 आया और इसने उसको रेट क्या दिया था वीडियो नंबर 5 को 5 रेट ही दिया था। यहाँ पे इसको देखें यूजर नंबर 2 जो है वीडियो नंबर 6 देखता है, ठीक है। तो दोनों जगह आपने 1 रखा और उसको उसने कितने रेट दिए थे वीडियो 6 को 4। चेक करें 4 वीडियो नंबर 2 ने यूजर नंबर 2 ने वीडियो नंबर 6 देखी थी और उसको रेट क्या किया है 4। आगे मैट्रिक्स बनाना ही है। अच्छा मुझे ये बताएं यूजर नंबर 4 की मूवी नंबर 2 के लिए मुझे मैट्रिक्स बनानी है, तो क्या होगा सर? 4 में आएगा, मूवी नंबर 2 के नीचे आएगा और वो जो रेट करेगा एंड वाले कॉलम में वो हम बता दें, ठीक है। तो अगर मैं लास्ट वाले यूजर नंबर 4 की 2 वीडियो की रेटिंग देखूं, देखें यूजर नंबर 2 की 4 वाली वीडियो का है, 4 वाली नहीं 2 वाली वीडियो ये रही, ऐसा ही है। इन दोनों पे आएगी और उसको जो रेटिंग उन्होंने दी थी 1 रेटिंग दी है। कौन सा फिर देख लेते हैं, यूजर नंबर 4 है, सॉरी यूजर नंबर 4 का है ये रहा, ठीक है। इसने वीडियो नंबर कौन सी देखी थी 2,
ठीक है, तो जो इसने देखी उन दोनों पे आपने कहा ट्रू, ये दोनों काम इसने किए हैं, लेकिन उसको ये दोनों काम ट्रू करने के बाद उसको रेट क्या किया था, 2 किया था। हुआ क्लियर या नहीं? जी बच्चों। यस सर, हो गया। जी सर। अच्छा, अब मैं आपसे एक फिर सवाल पूछता हूँ ताकि आप लोग सही बताएं। मुझे यूजर नंबर 3 ने वीडियो नंबर 3 देखी, तो उसका मैप क्या बनेगा? जी सर, थर्ड यूजर में जाना है, उसकी मूवी नंबर 3 पे भी 1 होगा और जो रेटिंग सामने होगी वहां पे 3 लिखा होगा। वहाँ पे 3 लिखा हुआ होगा। एग्जैक्टली। यूजर नंबर 3 देखें आप, ठीक है, और उसकी मूवी 3 में 1 जाए, मूवी 3 में भी 1 लिखा होगा और सामने 3 होगा। बिल्कुल सर। रेटिंग सही है। तो अब मैट्रिक्स बनाना आपको आ गई। जी सर। अच्छा जी, अब आपने एक मैट्रिक्स बना ली है। इस मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे? स्पार्स मैट्रिक्स। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? आपकी वॉइस तो अपने मर्जी से कर रहा होता है ना सही यूजर। नहीं जुल्कुफैल, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई थी, दोबारा रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ अपनी मर्जी से कर रहा होता है ना, 5 2 3 1। हाँ, यूजर तो अपनी मर्जी से ही रेटिंग कर रहा है ना, तो वो रेटिंग हमने यहाँ पे लिख ली, जो भी उसने अपनी मर्जी से की हुई। तो हमारे पास तो डेटा था, हमने डेटा से उसको देखा है। क्लियर है? ओके जी सर। चलिए, तो हम करते हैं। अच्छा, ये कनेक्शन भी बिल्कुल। अच्छा, अब ये हमने स्पार्स मैट्रिक बना दी है। तो स्पार्स मैट्रिक, अब देखें आप, ये इतनी बड़ी आपके कॉलम्स, रोज एंड कॉलम है। अगर मैं देखूं इसके अंदर 1 2 3 4 और 6 10 कॉलम, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आपके पास क्या है, रोज। ठीक है, तो इसका मतलब है 110 सेल है। 110 सेल में से कितने सेल भरे हुए होंगे? यानी देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 7 सर 24, 6 4 is 24 सर। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, सिर्फ 22 सेल भरे हुए है ना? सर ऐसे ही है ना? 24 नहीं होने चाहिए सर, 24 होने चाहिए। 4 यूजर्स हैं और 6 मूवीज हैं। 6 4 is 24। देखो, उसने सारी वीडियो तो नहीं देखी ना। अब मैं जहां जहां 1 लिखा है सिर्फ उन सेल को काउंट करो, तो ये 22 के नियरेस्ट बढ़ रही है। या काउंट करने अगर 24 भी है तो फिर भी 24 या 22 डिवाइडेड बाय 22 डिवाइडेड बाय 110, 110 क्या परसेंटेज बनी? बहुत कम परसेंटेज। क्या आ रही है? निकाली परसेंटेज किसी ने? जल्दी से मुझे कैलकुलेट करके बताएं। सर 0.2। ठीक है, यानी 20% सेल भरे हुए हैं, बाकी 80% सेल हमारे खाली हैं। ये क्योंकि अभी छोटी मैट्रिक्स थी। अच्छा, अभी जब मैं मिलियंस और डेटा आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे कि देखते हैं क्या है। अच्छा, हमने देखा कि भाई लाइन क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है कौन से यूजर ने कौन सी वीडियो देखी है, और हमने जो तरीका इस्तेमाल किया उसका नाम है वन हॉट इनकोडिंग, जो कि फीचर इंजीनियरिंग होती है। हमने एक यानी वेक्टर बना लिया है राइट साइड के ऊपर, और लेफ्ट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड पे आपका वेक्टर है, ठीक है, लेफ्ट साइड के ऊपर ये वेक्टर है पूरा यूजर नंबर 1 का, और उसने कौन कौन सी वीडियो देखी है, और राइट साइड पे आपका दूसरा जो वेक्टर है वो क्या है, आपका लेवल है। ठीक है, तो आपने इनपुट और आउटपुट बना ली, ये बात तो आपको पता है। अच्छा, लाइंस क्या बता रही है? यूजर हैज गिवन रेटिंग। तो ये सारा हमें पढ़ना भी आ गया कि भाई पहली रो ये बता रही है कि यूजर नंबर 1 ने वीडियो नंबर 2 देखी और उसको 2 का रेट दिया। आप लोग के कुछ कमेंट्स वगैरह हैं? फाइल वगैरह आप लोगों ने शेयर की हुई है? नहीं, कुछ और? सर कासिम साहब काइंडली, सर जी सर काइंडली, वो घर पे मेहमान आए तो आई वांट टू क्विट माय क्लास। मुश्किल है सर अभी, क्योंकि रात वो मेरी बेटी हुई है ना रात को, तो सारे वो अभी वो मैं अकेला हूँ इस टाइम। सही से चलो यार, बहुत बहुत मुबारक हो। तो खैर मुबारक, तुम हैंडल करो और ठीक सर। ठीक है, ओके, ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर। मैं क्लास बाद में वीडियो देख लूंगा सर। चलो, जज़ाक।
थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। सर ये 110 कैसे हुए थे? 22 की तो समझ आ गई, 110 कैसे हुए थे? यार ये टोटल सेल कितने होंगे इसके अंदर, नंबर ऑफ कॉलम्स कितना, नंबर ऑफ रोज कितनी है टोटल? तो कॉलम देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कॉलम है और आई थिंक 11 ही रो हैं, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 11 या 10 उसके रो ले लो, तो इसलिए आपके 110 या जो भी आपके बन रहे हैं। सर 10 कॉलम और 11 रोज हैं। ठीक है, तो वो 110 बन गए थे। सही है ना, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, तो हम अब देखते हैं, हमें ये समझ भी आ गया कि कौन सा बंदा कौन सी वीडियो देख रहा है, उसको क्या रेट कर रहा है। ये स्पार्स एक मैट्रिक बन गई है जो कि वन हॉट इनकोड के जरिए फीचर इंजीनियरिंग हमने की है। हमारे पास राइट के ऊपर एक वेक्टर बना और लेफ्ट के ऊपर बना, तो राइट वाला जो वेक्टर है वो लेबल का है और इसी तरह लेफ्ट साइड वाला एज ए इनपुट आपको जाएगा जो कि बताता है कौन से यूजर ने किस वीडियो को देखा और उसको क्या रेट किया। अब सोचें कि हमारे पास के 100K ये किस तरह बनी। ठीक है, तो 256 हमारे पास क्या है कॉलम्स और 1 लाख आपके पास क्या है लाइन्स हैं। तो इसने क्या किया कि किस तरह ये वैल्यू आ रही है 943 मूवी प्लस 1600 ये आपके पास मूवीज हैं, इनके टोटल सेल्स ऑलमोस्ट गीगाबाइट के ऊपर मेमोरी जा रही है। ओके अच्छा देखिए, द साइज ऑफ दिस मैट्रिक इज 100K। ये मैट्रिक का साइज इन्होंने बताया। लाइन बाय 250 26 आपके देखें टोटल अब कॉलम कितने बने होंगे आपके 2625 आपके पास कॉलम्स बने। तो ये कॉलम्स अगर आप काम करें आपके पास देखें कितने कॉलम बने होंगे दोस्तों, दोनों को प्लस कर लिया ना 943 और 1682, इन दोनों को आप प्लस करें कितने बनेंगे कॉलम्स जी दोस्तों? हम कनेक्टेड है ना, कैलकुलेशन लिखी हुई है, सब लिखी हुई है। सबको मेरी आवाज आ रही है सर? 2625। ठीक है, तो ये कॉलम्स किस तरह बने? ओके तो मैट्रिक्स का हमें पता चला कि ये साइज है और ये साइज कैसे बना है 2625 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं आपके, और ये आपके देखिए 1600 कॉलम थे आपकी मूवीज के, और अगर हर यूजर का एक कॉलम बना लें तो हमारे पास 943 दोनों को प्लस करें तो 2625 इतने आपके कॉलम बनते हैं। अच्छा जी, अब देखा जाए इन रोज इन कॉलम्स की आपकी मल्टीप्लिकेशन अगर आप करें, ठीक है, तो टोटल सेल्स कितने बनेंगे? आप देखें ना, आपके हर यूजर के अगेंस्ट 1600 वीडियो हैं, तो वो जितनी वीडियो देखेगा उसके अगेंस्ट उसके क्या होंगे सेल्स, रोज होंगी। तो हमारे पास वो जो रोज है और उन रोज में नंबर ऑफ सेल्स हैं, कितने मिलियंस जा रहे हैं दोस्तों? 262 मिलियंस ऑफ सेल्स सिर्फ बने हैं इतने से यूजर्स के। अभी हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें, लाइक मैं अगर यूबीएल की एप्लीकेशन की बात करता हूँ 2 मिलियंस तो यूजर्स हैं और हमारे 500 के करीब प्रोडक्ट्स हैं। तो अगर उसकी मैट्रिक्स को इसमें चेंज करें तो सोचें सिस्टम का क्या होने वाला है। ठीक है, तो सर्वर पे बहुत आसानी से वो हैंडल हो सकता है, वरना लोकल मशीन तो उसको हैंडल कर ही नहीं सकती। तो आपके ये कह रहा है कि 200 अगर यूजर होते और इतने आपके सेल्स हैं तो कितने बिट्स वो रिजर्व कर रहा है, ऑलमोस्ट गीगाबाइट्स के अंदर आपकी मेमोरी स्टोरेज साइज बनेगा। उसको आप नॉर्मल सिस्टम या नॉर्मल मशीन से इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैंडल। अब ये बोल रहा है कि चलो एज अ फन हम कंसीडर करते हैं 25 मिलियन रेटिंग हमारे पास होती, ठीक है, 62 वीडियोस हमारे पास होती, 62,000 वीडियोस होती, ठीक है, और उन वीडियोस को जो आपको लोग यानी रेट कर रहे हैं वो 1.62 यानी 1,62,000 आपके पास क्या है यूजर्स हैं जिन्होंने उसको रेट किया हो, तो उसकी मैट्रिक्स कितनी होगी? ठीक है, उसके कॉलम्स कितने होंगे? ठीक है, और फिर उसका सेल्स कितने होंगे? कितने सेल्स हैं? मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, 5.6 ट्रिलियन नंबर ऑफ सेल्स हैं, और उसके अंदर सारे के सारे सेल स्पार्स मैट्रिक अगर मैं कैलकुलेट करता कि कितने सेल्स खाली हैं, एम्प्टी हैं, तो 90.999% एम्प्टी होते हैं। और वो कितना डेटा देती स्टोरेज के लिए? 20 टेराबाइट्स डेटा रहती रैम।
तो उसको तो आप किसी नॉर्मल मशीन पे हैंडल कर ही नहीं सकते। तो आप सोचें यार ये इतनी लेंथी मैट्रिक्स से कैसे हैंडल करेंगे। तो इसको फिर हैंडल करने के लिए स्पार्स मैट्रिक के साथ खेलने के लिए हमारे पास नमपाई मौजूद है, या फिर एफिशिएंट एक लाइब्रेरी इन्होंने बनाई, उसका नाम क्या है, LIL मैट्रिक्स, लिल मैट्रिक्स के नाम से। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो सकती है, आप देख लीजिएगा, मैं इसको पढ़ रहा हूँ लिल LIL। ठीक है, तो ये आपकी लाइट वेट बना देती है स्पार्स मैट्रिक को। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, किस तरह इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या फायदा होगा। अच्छा, प्रो2बफ बफर्स वगैरह या रिकॉर्ड IO, ये हमारे पास कुछ पैकेजेस हैं जो कि स्पार्स मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए इस्तेमाल होती है। आप सोचें कि भाई कितने मिलियंस ऑफ डेटा था, उसे मैं CSV में सेव करवाता तो सारे का सारा फाइल 2.5 ट्रिलियन गीगाबाइट्स ना, टेराबाइट्स का डेटा, 2.6, हाँ 2.6 टेराबाइट या 20 टेराबाइट्स का डेटा आप हैंडल करवाते तो उसको एक साथ लोड कर सकते हैं हम? इतनी रैम है आपके पास? जी दोस्तों, वो सर नहीं है ना। सर्वर पे भी हम चलाते हुए, क्लाउड पे भी चलाते हुए सोच रहे हैं भाई कितनी कॉस्ट आने वाली है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो अब हम बड़ा सोचेंगे क्या करें, तो उसके लिए इन्होंने एक पैकेज बनाया है lil.matrix, या फिर हमारे पास एक किस्म का डेटा साइज जैसे CSV होती है ना, इस तरह स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाने के लिए प्रोटोबफ की नाम की एक एक्सटेंशन है, या आप कहें कि पैकेज है, मॉडल है, जिस तरह CSV होता है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे। इससे फायदा ये है कि वो कम साइज में स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाएगा, उसके रिजल्ट यानी उसको हैंडल भी वो बहुत एफिशिएंट तरीके से करेगा। ठीक है, तो वो MBs के अंदर ही डेटा को लोड करेगा। तो ये एक एल्गोरिथम इन्होंने बनाया हुआ जिसका नाम क्या है, प्रोटोबफ एंड रिकॉर्ड IO, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है ये क्या है प्रोटोबफ? जी दोस्तों, क्या फायदा होगा? सही है, तो वो आपकी जो 20 टेराबाइट्स का डेटा था उसको वो चंद MBs में सेव करवाएगा, क्योंकि वो जीरोस की वैल्यू को नहीं देगा। ये स्पार्स मैट्रिक को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए बनाया गया है। ठीक है, और सेलराइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। देखते हैं कि ये पैकेज किस तरह इस्तेमाल होगा। तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे, स्पार्स मैट्रिक सेजमेकल का एल्गोरिथम है ये पहले से। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, सीरियलाइज ऑब्जेक्ट करते हैं, S3 में रखते हैं, और फिर पाइथन में हम इसको क्या करेंगे, लोड करेंगे। सीरियलाइज का मतलब है कि भाई सीरियल से कौन सा डेटा पहले जाएगा, कौन सा डेटा बाद में जाएगा। अच्छा, अब ये क्या है, आप पॉपुलर एंड एफिशिएंट सीरियलाइजेशन मैकेनिज्म है बफर, ये जो भी आपका इस प्रोटोकॉल का नाम है, पैकेज का नाम है। अच्छा, इन एडिशनल वी आर गोइंग टू स्टोर द प्रोटोबफ इनकोडेड डेटा इन अ फॉर्मेट। तो ये एक डेटा सेट है, हम इस फॉर्मेट के अंदर डेटा को सेव करवाते हैं, और इससे क्या क्या फायदे होंगे वो हम देखेंगे। अच्छा देखिए, इतनी बड़ी जो फाइल होती एक्सेल में तो आप उसको एक फाइल में सेव करवा ही नहीं सकते ना, मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड को। CSV में फाइल अक्सर करप्ट हो जाती है, फाइल को एक साथ में लोड नहीं कर सकता। तो फिर हमारे पास प्रोटोबफ के नाम से ये क्या नाम है, पैकेज है। इस पैकेज को हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये पैकेज ऑटोमेटिकली क्या, अगर शुरू के 1 मिलियन डेटा उठा लिया तो उससे आगे का डेटा उठाना है, उसको प्रोसेस कर लिया, फिर उससे आगे का डेटा उठाना है। तो ये प्रोटोबफ रिकॉर्ड IO वगैरह जो है ये इस तरह का काम करता है। आपकी स्पार्स मैट्रिक को एफिशिएंटली हैंडल हम कर सकते हैं। तो ये स्पेसिफिक आपके पास क्या है, प्रोटोबफ के नाम से एक मॉडल है, एक पैकेज है, जिस तरह CSV होता है। ठीक है, CSV में अक्सर करप्ट हो जाता है, उसके अंदर इंडेक्सिंग या आपके नंबर ऑफ रोज को कहाँ से लेके कहाँ तक लोड कर लिया, आप कहाँ से आगे की लोड करनी है, सारी चीज आपको खुद बताना पड़ती है। जबकि प्रोटोबफ के अंदर ये सारी चीजें एफिशिएंट वे के अंदर रहते हुए हैंडल करेगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप एक सिंगल फाइल बनाएंगे जो कि आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और इससे मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल जो आपकी फाइल्स आपकी क्या आती हैं, डील विद 1000 ऑफ इंडिविजुअल फाइल्स के साथ भी आप कर सकते हैं, और आपका डेटा करप्ट नहीं होगा। ठीक है, इसमें सीक्वेंस होगी, ये फास्टर होगा, और आसानी से हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा। तो ये पैकेज और कुछ भी नहीं, CSV जिस तरह पैकेज होता है इस तरह हमारे पास क्या है,
एक प्रोटोबफ के नाम से हमारे पास एक पैकेज। क्लियर है दोस्तों? जी, हम कनेक्टेड हैं। अच्छा, असल में ना, हाँ, मैसेज मेरे पास वो खुले नहीं होते, मैसेज में खोलता हूँ तो प्रॉब्लम ये आती है, आपके सामने अभी ब्लैक स्क्रीन आ रही होगी ऐसे, तो इस वजह से मैं मैसेज को नहीं खोलता। चलें, ठीक है, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। एसएस, ये आपके यानी जुपिटर नोटबुक के अंदर, सेजमेकर के अंदर एसएस चलता है। नॉर्मल जुपिटर नोटबुक पे चलाएंगे तो ये वाला फंक्शन नहीं चलता, ठीक है? ये मैजिक फंक्शन है, ये तो हमें पता है। तो मैजिक फंक्शन है शेल का, जिसके अंदर आपने इस यूआरएल से पहले फाइल को डाउनलोड किया, उसको अनजिप किया अपनी लोकल मशीन पे, या फिर कहाँ पे हो सकती थी ये? सेजमेकर स्टूडियो पे हो सकता है। उसके बाद उस फाइल के अंदर उस फोल्डर में गए, उस फोल्डर में जाने के बाद आप उसकी शुरू की 5 जो रोज है ना उसको रीड करके देख रहे हैं। तो हमारे पास जो कॉलम्स आ रहे हैं उन कॉलम्स से वैल्यूएंट डिटेल कुछ बता रहे हैं कि हमारे पास 4 कॉलम है। पहला कॉलम जो है ये यूजर की आईडी है, दूसरा कॉलम जो है ये वीडियो की आईडी है, तीसरा जो कॉलम है उसमें रेटिंग है, और चौथा जो कॉलम है वो क्या है? टाइम स्टैम्प। डेटा समझ आ गया? डेटा तो मुश्किल नहीं है दोस्तों। जी सर, ठीक है। तो अभी भी अगर आप रिकमेंडेशन इंजन पे काम करना चाह रहे हैं तो आपके जो यूजर्स होते हैं और आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी आईडी, उसके बाद उस प्रोडक्ट को उन्होंने कितनी दफा इस्तेमाल किया है रेटिंग ले लें, और उसके बाद क्या है आपका टाइम, किस टाइम पे हो गया। तो ये आपके पास 1 2 3 4 कॉलम मिनिमम आपके पास होना चाहिए, वैल्यूएंट कॉलम। उसके बाद क्या है भाई, यूजर्स कितने, मूवीज कितनी है, ठीक है, और उसके बाद दोनों के फीचर्स, तो टोटल कॉलम कितने हो जाएंगे। अभी आपने देखा था ना, इन दोनों को प्लेस कर देंगे तो नंबर ऑफ कॉलम्स 2600 समथिंग आ रहे थे। उसके बाद आप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रेनिंग, आप कितना डेटा तोड़ रहे हैं, तो वही यानी 10% आप रख रहे थे टेस्टिंग के लिए, और बाकी का जो आपके पास रिमेनिंग डेटा था वो कितने % के लिए रख रहे थे आप? ट्रेनिंग के लिए। तो ये आप चाहें तो एसक्यूएल के जरिए भी तोड़ सकते हैं या मैनुअली आप खुद लिखते हैं। तो प्रीवियस वाली एग्जाम्पल में हमने एसक्यूएल से किया था, अब ये वाला काम किससे हम कर रहे हैं? हार्ड कोडेड। कौन सा वाला बेहतर है? जी, ये बताए कौन सा वाला प्रोसेस बेहतर है? एसक्यूएल बेहतर है। अब ये आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल। अच्छा, अब ये स्पार्स मैट्रिक जो ऊपर वाला वो कॉलम बनाया था ना हमने, ये वो बनाना चाह रहा है, याद है? ये अलग कॉलम जो बनाए थे स्पार्स मैट्रिक। अब ये मैट्रिक्स हमें बनानी है। हमारे पास डेटा भी किस फॉर्म में? डेटा इस फॉर्म में, यूजर आईडी, मूवी आईडी, रेटिंग, टाइम। हमें भी टाइम की जरूरत नहीं, वो टाइम को एक्सक्लूड कर दो, ठीक है। तो आपके कॉलम्स कितने बनेंगे? आपने कहा भाई 2500 समथिंग आपके कॉलम्स हैं, और रोज कितनी होंगी? रोज आपके पास 1600 तो होंगी, ठीक है, जो भी आपकी रोज बनेंगी, जितना डेटा आपका अवेलेबल होगा। अब देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, लोड डेटा सेट, फाइल का नाम होगा, लाइन नंबर होगी, और कॉलम्स कितने, वो कॉलम्स उठेंगे, ठीक है। ये आपके पास LIL, ये लाइब्रेरी है मैट्रिक्स। ये किस लिए इस्तेमाल हो रही है दोस्तों? ये लाइब्रेरी स्पार्स मैट्रिक, देख रहे हैं, साइंस पाई से आपने उठाई है। तो लिल मैट्रिक्स किस लिए इस्तेमाल होती है दोस्तों? कौन से पैकेज को हैंडल करने के लिए, या कौन सी मैट्रिक्स को हैंडल करने के लिए? जी, कौन बताएगा? स्पार्स मैट्रिक्स। अच्छा, अब देखिए, ये लाइन नंबर पे जाएगा, उसका कॉलम्स जो है वो उठाएगा, उसकी टाइप उठा के कर देगा सबसे पहले फ्लोट, ठीक है। अच्छा, फ्लोट करने के बाद y के नाम से भी आपका एक वेरिएबल बनाएगा, क्योंकि उसमें आपको रेटिंग स्टोर करनी है। अब ये कहेगा सबसे पहले लाइन नंबर 0 उठाओ, 0 से स्टार्ट हो रही है। ये उस फाइल को जाके रीड करेगा, क्योंकि इंडिविजुअल हर रो के अगेंस्ट उसने उसको सेव किया हुआ है। तो वो क्या करेगा, उस फाइल को उठाएगा, रीड करेगा, ओपन करेगा। CSV रीडर आपने लगाया, फाइल क्यों कॉमा सेपरेटेड फाइल थी, बल्कि कॉमा सेपरेटेड नहीं, टैब सेपरेटेड फाइल है। आपने टैब सेपरेटेड फाइल को, एक सैंपल को उठाए, सैंपल उठाने के बाद अब क्या किया, सैंपल के अंदर अगर मैं देखूं तो सैंपल में 4 चीजें। पहला नंबर सैंपल अगर आपके पास आया है तो जो भी उस फाइल के अंदर सैंपल है उसके अंदर पहले यूजर की आईडी है, दूसरा मूवी की आईडी है, तीसरा रेटिंग है, और चौथा टाइम स्टैम्प।
तो ये आपकी एक रो, पूरा डेटा सेट उठा, उसमें से एक रो उसने उठाई। एक रो उठाने के बाद क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि भाई लाइन नंबर और जो यूजर नंबर है उस यूजर नंबर पे जाके 1 लगा दो, ठीक है। और इसी तरह जो आपकी वीडियो है उस वीडियो पे भी जाके क्या लगा दो, 1 लगा दो। और जो आपकी वाई है उसके अंदर जो उसकी रेटिंग है वो उसमें अपेंड करवा दो। बेसिकली इसने ये वाला काम किया, इस पे 1 लगा दो, मूवी नंबर 2 देखिए, इस पे 1 लगा दो और वाई के अंदर आप 2 को अपेंड कर दो। क्लियर है? पाइथन की लॉजिक मुझे नहीं लग रहा मुझे आपको समझाने की जरूरत है, ये सारा कोड समझ आ रहा है, क्योंकि इसके ऊपर टाइम जाया करना है मुझे लग रहा है, क्योंकि ये सारी लॉजिक आपको आती है। जी, स्किप करना चाहिए हमें इसको या नहीं, बताएं। जी सर, ठीक है सर, देख लेंगे, थोड़ा उसको रन करके भी देख लेंगे, फोकस कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये सारा कोड आपको बहुत अच्छे से आता है, तो कोड को समझाना तो हमारा पर्पस नहीं है, हमें तो लॉजिक समझना है काम कैसे कर रहा है। अच्छा जी, तो ये एक्स और वाई हमें रिटर्न कर देगा, और एक्स और वाई के अगेंस्ट अब हम ट्रेनिंग वगैरह करवाएंगे, तो उसके बाद फिर स्प्लिट कर देंगे। स्प्लिट करना हमें आता है, तो हमने क्या किया, एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, लॉट डेटा सेट, जो भी आपकी यानी फाइल है उस फॉर्मेट से फाइल को कर रहे हैं, आपकी उसकी रेटिंग और उसके फीचर्स वगैरह उठा के इसमें पास कर रहे हैं, क्योंकि ये फंक्शन हमने बनाया है लोड वाले। इसमें क्या देते हैं, फाइल का नाम, लाइंस और कॉलम, ये फाइल है, ठीक है। ये आपके पास क्या है, रेटिंग है, और ये आपके पास क्या है, नंबर ऑफ फीचर। ट्रेनिंग में भी ये होगा, टेस्टिंग में भी ये होगा, ऐसा ही। तो आपके पास डेटा सेट तैयार हो गया। अब जब डेटा सेट तैयार हो गया तो आप देख सकते हैं उसकी शेप। ट्रेनिंग के लिए ये इनपुट, ऊपर वाला इनपुट है ट्रेनिंग का, और ये आपका आउटपुट है ट्रेनिंग का। ये आपका इनपुट है टेस्टिंग का, और ये आपका आउटपुट है टेस्टिंग का। सही है, तो शेप देखना आपको आती है। इसने क्या किया है, कन्वर्टर डेटा सेट हमने किया है, जो भी आपके पास यानी स्पार्स मैट्रिक थी उससे आपने डेटा उठाया है, उसको उठाने के बाद हम अपलोड करेंगे S3 के बकेट में। उसकी जो भी यानी कोड है इन मेमोरी यानी बाइनरी स्ट्रीम हम चलाएंगे, और उसके रीड करने के लिए ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन कह रहे हैं IO का। तो IO भी हमारे पास एक पैकेज या एक लाइब्रेरी है। फिर हम उसको क्या करेंगे, सेव करेंगे स्पार्स मैट्रिक के अंदर, ठीक है। टू स्पार्स टेंसर के नाम से हमारे पास ये पूरा फंक्शन है, राइट स्पार्स मैट्रिक टू स्पार्स टेंसर, ये उसको कन्वर्ट कर देगा, ये फंक्शन है। अच्छा, फिर ये बूटो 3 से हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स को अपलोड कर देंगे S3 बकेट। अच्छा, अपलोड क्यों कर रहे हैं, ट्रेनिंग को और टेस्टिंग को दोनों को अपलोड कर देंगे। प्रीवियस हमने पढ़ा था, जब हम मॉडल बनाते हैं कोई सा भी प्री ट्रेन एल्गोरिथम इस्तेमाल करने के लिए, तो सबसे पहले आपका जो इनपुट डेटा है, जिस फॉर्म में आपका एल्गोरिथम उसको रिसीव करता है, एक्सेप्ट करता है, उस फॉर्म में करने के बाद हम अपने डेटा सेट को उठा के कहाँ रखते हैं जी, कहाँ रखते हैं दोस्तों, इतनी खामोशी क्यों हो गई, कहाँ रखते हैं, S3 बकेट में रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यही काम हो रहा है। आपने क्या किया, इनपुट आउटपुट का एक पैकेज है, बूटो 3 का आपके पास एक पैकेज है, सेजमेकर, अमेज़न कॉमन और स्मैक, ये आपके पास एक यानी इस्तेमाल हो रहा है। किस लिए इस्तेमाल हो रहा है आगे बताएगा। ये फंक्शन आपने इस्तेमाल किया भाई, ठीक है, राइट का। तो ये पहले से आपके पास ये फंक्शन हम बना रहे हैं, हम डिफाइन कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट बकेट का नाम, प्रीफिक्स और उसकी कीज के साथ ये क्या कर देगा, आपकी लोकल मशीन से ये पूरा का पूरा डेटा सेट उठा के ट्रेनिंग और वैलिडेशन के अंदर क्या कर देगा, अपलोड कर देगा S3 के बकेट में। तो ये डायनामिक आपने फंक्शन बनाया है, और उसका फिर क्या URL जो है ना वो आपको रिटर्न कर देगा। तो यही दो फंक्शन हम इस्तेमाल करेंगे, किसके लिए, ट्रेनिंग डेटा को अपलोड करने के लिए और टेस्टिंग डेटा को अपलोड करने के लिए। तो यहां से ये कोड इस्तेमाल हो रहा है, आप देख सकते हैं। इंपोर्ट किया सेजमेकर, आपने सेशन बकेट बनाया, डिफॉल्ट जो आपके पास होता है, आपने प्रीफिक्स दे दिया FM मूवी लेंस। तो मूवी लेंस की हम फ्रिक्वेंसी मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा ट्रेनिंग की, ये ट्रेनिंग कीज है भाई। उसके बाद प्रीफिक्स वगैरह लगाते हुए आपने ये पास किया, तो ये एक URL बनेगा। तो ये आपका पहला URL बनेगा ट्रेनिंग का, दूसरा URL बनेगा टेस्टिंग का। देख रहे हैं, 2 URL। तो आपका इनपुट और आउटपुट दोनों अपलोड कर दिए जाएंगे S3 के बकेट में।
ठीक है, ये कोड आपने चलाना है और आपके पास ये 2 URL आ जाएंगे। पहला वाला URL जो आ रहा है ये ट्रेनिंग का है, टेस्टिंग वाला इन्होंने प्रिंट नहीं करवाया, आप टेस्टिंग वाला भी प्रिंट करवाना चाहें तो करवा सकते। तो हमने ट्रेंड प्रोटो बफ के नाम से, यानी प्रो टू बफ, ये आपके पास स्पार्स मैट्रिक को सेव करवाने का एडवांस तरीका है, उसमें आपने सेव करवा दिया। उसमें साइज वगैरह बहुत कम आता है इस वजह से, वरना CSV में सेव करवाता तो आप देखते कि कितना ट्रिलियन डेटा बन रहा था, 20 टेरा डेटा ना, 20 टेराबाइट्स, ऐसा ही था ना या नहीं? ये वाला कोड कोई समझाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे? तो फेल आपने किया ये कोड और आप बता भी रहे थे। तो इसमें हमने पेज मेकर से इमेज हम इसको URL ये जो था इमेज है इसको कॉल किया है, रीजन इसमें डिफाइन किया है नेक्स्ट लाइन में। उसके बाद सर डेटा को रिसीव किया है, सर्चराइजेशन मशीन और रीजन वगैरह डिफाइन किया है। नेक्स्ट हमने जो FM के नाम से डिफाइन किया है सर, उसके अंदर कंटेनर डिफाइन किया है और इंस्टेंस वगैरह। ठीक है, मैं इसको देखें और आसानी से आपको याद दिलाता हूँ कि हमने किया क्या है। मेरी आवाज आ रही सबको? ठीक है, ओके। देखिए बहुत आसान है जी। हमने ये पढ़ा था कि हम सबसे पहले डेटा अपलोड करते हैं, अपलोड करने के बाद हमें एल्गोरिथम को सिलेक्ट करना पड़ता है, कौन सा एल्गोरिथम है। हमने कहा भाई एल्गोरिथम ये वाला है, ठीक है। दूसरा काम क्या था, उसने कहा था कि आपका जो हार्डवेयर है, अपनी रिक्वायरमेंट बताना होगी कि आपका हार्डवेयर कौन सा होगा। तो एस्टिमेटर जो है ना बैकएंड के ऊपर वो कंटेनर उठा रहा है कि भाई ये एल्गोरिथम के लिए जो कंटेनर इमेज वो उठा लो। उसको उठाने के बाद आप क्या करो, इंस्टेंस बनाओ। एक इंस्टेंस एक मशीन कम से कम चलेगी। उसकी टाइप क्या होगी, MLC5X लार्ज, ठीक है। और इसका जो भी यानी आपका डेटा है, आउटपुट वगैरह होगा, प्रीफिक्स जो हम सेव करवाएंगे वो यहाँ पे सेव करवाएंगे। तो ये आपने पूरी कॉन्फ़िगरेशन बता दी। FM जो आपकी यानी फ्रीक्वेंट मशीन है, इसका जो इंस्टेंस बनेगा, इसके लिए हार्डवेयर जो बनेगी वो चीज। तो हम 2 चीजें सिलेक्ट करते थे ना। पहली चीज कहता था एल्गोरिथम सिलेक्ट करो, दूसरी चीज आपकी रिक्वायरमेंट बताओ, तीसरी चीज आपके पास हाइपर पैरामीटर की कॉन्फ़िगरेशन। अब हाइपर पैरामीटर क्या क्या है, आपने कहा भाई इसके फीचर्स कितने होंगे, आपकी प्रेडिक्टर टाइप क्या होगी, रिग्रेसर या जो भी आपकी प्रॉब्लम है। उसके बाद आप कितने यानी फैक्टर्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ फैक्टर्स अभी देखते हैं क्या है। इपॉक का तो आपको कॉन्सेप्ट है कि कितनी दफा इसकी ट्रेनिंग चलेगी। तो ये थोड़ी सी वही स्टेप इसने बताया कि एल्गोरिथम को सिलेक्ट करो, आपके इंस्टेंस की टाइप क्या होगी वो बताओ, हाइपर पैरामीटर सेट करो। तो ये चीज हमने सेट कर दी। अब जब सेट कर दी तो उसके बाद इपॉक क्या होता है और ये चीजें क्या होती हैं बता रहे। डॉक्यूमेंटेशन आप देख सकते हैं, हाइपर पैरामीटर जो भी मशीन लर्निंग के आप सेट कर रहे हैं, और हाइपर पैरामीटर, फीचर, डायमेंशन, प्रेडिक्टर टाइप एंड फैक्टर, इसके बारे में आपको डिटेल यहाँ से मिलेगी। तो इसको आप थोड़ा सा रीड करेंगे। उसके बाद क्या है, डिफॉल्ट सेटिंग ऑफ इपॉक। तो बाय डिफॉल्ट जो इपॉक की टाइप होती है वो क्या होती है, 1। तो और इसके अंदर मिनिमम वैल्यूज कितनी, इपॉक पता है ना क्या होता है जी दोस्तों? इपॉक का पता है या नहीं पता? ट्रेनिंग जॉब चलेंगी, बैच उठाएगा, उसको अपलोड करेगा। हाँ, पूरे डेटा को एक दफा से एल्गोरिथम से गुजारने को हम कहते हैं वन इपॉक, ठीक है, कंप्लीट डेटा। अच्छा, अब इसकी बहुत सारी चीजें हैं। ये ट्रेनिंग अब लॉन्च होगी, अब यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो किस तरह लॉन्च कर रहे हैं, हमने कहा FM जो आपने एल्गोरिथम बताया, फिट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। ट्रेनिंग डेटा का ये URL आ गया और टेस्टिंग डेटा का URL आ गया। तो ट्रेनिंग और टेस्टिंग का जो भी आपके पास डेटा सेट है उसका आपने URL इसको पास किया। FM जो है, FM ये पूरा पूरा आपने सेट किया हुआ है, उसके एस्टिमेटर, ये सारी चीजें। तो इसने खुद ब खुद अपनी ये ट्रेनिंग पैरामीटर्स वगैरह इसमें पास कर दिए। जब इसने ये तमाम चीज इसमें पास कर दी, इसमें डिक्शनरी जाती है और इसके कीवर्ड पहले से फिक्स हैं। तो की इसकी फिक्स है, वैल्यू आप उसके खुद असाइन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन मशीन जो है, आपने यहाँ पे उसकी ट्रेनिंग और टेस्टिंग का डेटा बताया। अच्छा, अब आपकी जॉब जैसे ही कंप्लीट हो जाती है, ट्रेनिंग यहाँ पे हो जाएगी। अब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसने क्या किया होगा, मॉडल कौन सा फोल्डर में सेव किया होगा दोस्तों?
जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हमने शुरू में पढ़ा है कि ये आपके मॉडल को सेव करता है, और कहाँ सेव करता है सर? आर्टिफैक्ट्स के फोल्डर में, आर्टिफैक्ट्स के अंदर, model.tr.gz। ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट के अंदर आपके क्या करेगा, सेव करेगा। तो आर्टिफैक्ट के अंदर ये सेव है। हम अपना क्या बना रहे हैं, एंड पॉइंट बना रहे हैं। एंड पॉइंट आप कैसे बनाएंगे, आर्टिफैक्ट से उठाएंगे, ये तो चीज हमें पता है। तो हमने कहा FM फैक्टराइजेशन मशीन प्रेडिक्टर हम बना रहे हैं, fm.deploy कर रहे हैं। एंड पॉइंट का नाम हमने ये कहा कि भाई इस तरह करके प्रीफिक्स नाम से पहले ये चीजें आ रही होंगी। अच्छा, ये जब मशीन चलेगी प्रेडिक्शन के लिए तो ML2 T2 मीडियम वाली जो मशीन है वो चलेगी। उसकी आप देख सकते हैं कि कितनी रैम वगैरह है, कम से कम एक इंस्टेंस चलेगा, और हजारों यूजर आ जाएंगे तो जितनी जरूरत पड़ती जाएगी उतने इंस्टेंस बढ़ाती जाएगी मशीन खुद। अच्छा, फिर जब ये काम हो जाएगा तो हम जेसन फॉर्मेट में सीरियलाइजेशन को इस्तेमाल करते हुए उसका जो भी प्रेडिक्शन का आंसर होगा ना वो रिटर्न करवा देंगे। अब इन्होंने यहाँ पे देखें पास भी किया है। देखें इन्होंने क्या किया है, इसने कहा कि fm predictor डॉट प्रिडिक्ट का फंक्शन आपने इस्तेमाल किया। आपका जो टेस्ट देता है ना, टेस्ट डेटा के शुरू के जो 3 है उसको आपने 2 एरे में कन्वर्ट करके यहाँ से पास किया प्रिडिक्टर। प्रिडिक्टर में जैसे ही गया तो उसने पहले वाले जो रिजल्ट है ना उसने रिजल्ट को डिफाइन किए। क्या क्या कि भाई ये कौन सी यानी जो वीडियो है किसको कितना रेट करेगा। ठीक है, तो इसकी मुख्तलिफ रेटिंग आ रही है। एक वीडियो की इसकी प्रेडिक्शन है कि अगर ये वीडियो इसको मैं दिखाऊंगा जो इसने पहले नहीं देखी तो ये उसको कितना रेट कर सकता है 3.3, दूसरे को कितना कर सकता है 3.4, और चौथे को या लास्ट वाले को कितना कर सकता है 3.6। तो मुझे इसको कौन सी वाली वीडियो दिखाना चाहिए 1600 में से, क्यों टोटल मेरे पास 1600 वीडियो है जी, कौन सी वीडियो दिखाना चाहिए दोस्तों? लास्ट वाली। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर इसको करके रख देंगे और टॉप 3 या टॉप 5 जो वीडियोस होंगी इसकी स्क्रीन पे हम शो करवा सकते हैं। तो ये कितनी वीडियो शो करवा रहा है जी? इसने टॉप 3 दिखाई थी, अभी कितनी वीडियो दिखाएगा दोस्तों? 50। ठीक है, तो बहुत है, टॉप 50 में तो कोई तो पसंद करेगा, और सारी इसकी प्रेडिक्शन के हिसाब से है जो ये लाइक कर सकता है। आपका एंड पॉइंट बन गया, सब कुछ हो गया। एंड में क्या कर देना है, ये फर्ज है आपका। अगर नहीं किया तो फिर सोच लें क्या होगा। अच्छा जी, तो आपने एक और एक यानी एग्जाम्पल कर ली रिकमेंडेशन इंजन। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप इस रिकमेंडेशन इंजन के ऊपर लाजमी काम करें और इसका डेटा सेट वगैरह कोई और इस्तेमाल करके देखें। आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई है इस तरह की प्रेडिक्शन वगैरह आप करवाते हैं तो उसके ऊपर जरा करके देखें क्या काम हो रहा है। ठीक है, ताकि कुछ आपकी चेंजिंग हो, और इस तरह का अगर आप रिकमेंडेशन इंजन बना दें तो लिटरली आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा प्रॉफिट गेन कर सकती है। फेसबुक वगैरह, यूट्यूब वगैरह सारे के सारे जो लोग हैं इसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं PCA डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। तो किसी को अंदाजा है डायमेंशनैलिटी रिडक्शन क्या होती है प्रॉब्लम? एनीवन? PCA का इस्तेमाल किया हुआ है आपने? नहीं? अच्छा, डायमेंशनैलिटी क्या होती है? देखिए, जब आपके पास कॉलम बहुत ज्यादा होते हैं ना, अब मैं 500 कॉलम ले लूं तो 500 कॉलम मशीन लर्निंग को देना, एल्गोरिथम इतना एफिशिएंट नहीं होती कि 500 कॉलम या 5 लाख कॉलम को प्रोसेस कर सके। तो मैं चाह रहा हूँ कि यार मैं आपको कहता हूँ शुरू से यार रेलेवेंट जो फीचर्स है ना वो निकालो, रेलेवेंट जो कॉलम्स हैं। तो PCA क्या करता है, आपके जो यानी 50,000 या 500 कॉलम है उनको कॉलम की क्वांटिटी कम करके उनको ले आएगा 50 पे, ठीक है, 60 पे। तो PCA ही होता है, PCA 1 PCA 2, तो इसमें भी इसकी टाइप होती है। सबसे ज्यादा जो वेक्टर की डिमांड होती है PCA 1, ठीक है, लेवल पे जो होता है उसकी होती है। ये चीज समझ आ रही है जो मैं कह रहा हूँ कि भाई कॉलम की क्वांटिटी फीचर इंजीनियरिंग जो हम करते हैं, फीचर सेलेक्ट रेलेवेंट जो फीचर्स हैं उनकी डायमेंशनैलिटी को कम कर दो। कम क्यों कर रहे हैं, कोई ये बताएगा? किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो, डिस्कस करें। प्रोसेसिंग फास्ट हो, टाइम कंज्यूम, टाइम हमारा क्लासिफिकेशन ये भी सेफ हो। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही है। प्रोसेसिंग फास्ट हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो,
उसके बाद जब आपकी यानी डायमेंशनैलिटी कम होगी तो उसको वो बहुत जल्दी प्रेडिक्ट भी करेगा, ट्रेन भी करेगा और बहुत सारी चीजें होंगी। तो पीसीए एक पार्ट होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास हैवी डेटा फीचर इंजीनियरिंग जैसे होती है तो बेसिकली मशीन लर्निंग में पहले फीचर इंजीनियरिंग जो होती थी, तो फीचर इंजीनियरिंग करने से पहले या उसके बाद हम यानी पीसीए एक पार्ट है फीचर इंजीनियरिंग का, सही है। तो हम पीसीए को इस्तेमाल करते हैं, तो ये डायमेंशनैलिटी कम करते हैं। अब जैसे हमारे पास कितने कॉलम थे, 2625 ऐसा ही था। अब हम इस पे पीसी अप्लाई करते हैं। तो पीसी अप्लाई इन्होंने कैसे किया, देखें वही सारी चीजें, आपको एल्गोरिथम सिलेक्ट करना है, उसकी बैकएंड की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट बतानी है, ठीक है, और हाइपर पैरामीटर सेट करना है। तो ये देखें वही कर रहा हूँ। हमने सबसे पहले पीसी एल्गोरिथम को सिलेक्ट किया रीजन बेस्ड, उसके बाद हम एस्टिमेटर में बता रहे हैं कि भाई ये कंटेनर अप करो, एग्जीक्यूशन रोल ये होगा, इंस्टेंस ये होगा, मशीन जो ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होगी वो ये होगी, और उसका जो डेटा वगैरह सेव होगा प्रीफिक्स यहाँ पे सेव कर देना, ठीक है। हाइपर पैरामीटर सेट कर दिए कि भाई ये फीचर्स हैं, ये नंबर ऑफ कंपोनेंट हैं, ठीक है, और मिनी बैच कम से कम 1024 डेटा आउट किया जाएगा, क्योंकि आपकी नंबर ऑफ रोज जितनी है वो इसमें पास होंगी। इसमें आपने पास किया पीसीए के मॉडल के अंदर ट्रेनिंग डेटा और टेस्ट डेटा, ऐसा ही होता था। उसके बाद हम इसको डिप्लॉय कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसने उसकी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन कर दी होगी। जब उसने रिडक्शन कर दी खुद ब खुद, कितने कॉलम कम होना चाहिए उसने निकाल लिए होंगे, उनको सेव कर दिया होगा। उसके बाद हम इसको पीसीए को डिप्लॉय कर रहे हैं। डिप्लॉय करते वक्त एंड पॉइंट का नाम बता रहे हैं, बैकएंड जो आपकी प्रेडिक्शन के लिए मशीन चलेगी वो है, उसका इंस्टेंस है। तो इसमें डायमेंशनैलिटी और ज्यादा कम हो गई होगी, बाकी सारा का सारा वो काम है। अच्छा, अब देखें इन्होंने प्रोसेस प्रेडिक्टर में पहले वैल्यू डायरेक्टली पास करते थे, लेकिन अब क्या होगा, पीसीए से हम लाजमी गुजारेंगे। तो अब प्रेडिक्शन से पहले हम किससे गुजारेंगे, पीसीए सीरियलाइजेशन से, ठीक है। तो आपका जो डेटा था 2625 डेटा वो पीसीए में जाएगा। अगर वो 2526 हैं तो वो हो जाएंगे 1300 या 1200 या हो सकता है 1000, ठीक है। तो वो खुद ब खुद उसके कंपोनेंट को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, डायमेंशनैलिटी को रिडक्ट कर देगा, कम कर देगा। फिर उसके बाद वो जाएगा आपके किसके अंदर, एल्गोरिथम एफएम एल्गोरिथम, फैक्टराइजेशन मशीन जो है उस एल्गोरिथम में जाएगा और उसके बाद उसको प्रिडिक्ट करेगा। तो ये भी एक पार्ट होगा। अब देखें इसने वेक्टराइज उसको स्केल करके छोटा कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप देखें एक्स टेस्ट 0, तो हर वीडियो की रेटिंग कितनी है वो यहाँ पे ये दिखा रहा होगा। तो टॉप डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर 50 जो वीडियो आप उसको शेयर कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई मुश्किल दोस्तों? अब देखिए हमने 2 प्रोसेस को ना मैनुअली देख लिया है, एक एक चीज को देख लिया है। अब आगे के प्रोसेस बहुत आसान है जी। सर इसमें एक चीज सिर्फ मैंने आपसे पूछनी थी, ये जो सीरियलाइज और डीसीरियलाइज होता है इसमें कोई डाटा का फॉर्मेट चेंज होता है या इसमें क्या चेंज आती है? ये सीरियलाइजेशन एक टेक्निक है कि डेटा किस तरह सीरीज से गुजरेगा, चाहे वो CSV हो, चाहे वो JSON हो, चाहे वो XML हो, तो वो किस तरह सर्वर पे जाएगा और वापसी यानी डीसीरियलाइज किस तरह होगा। तो वो सीक्वेंस गुजरने का तरीका है, ठीक है। वापसी भी हमको उसी फॉर्मेट में मिलेगा ना जिसमें हम अपलोड करते हैं डीसीरियलाइज होने के बाद? बिल्कुल ऐसा ही है, रूल के मुताबिक यही होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। अच्छा, अब एनोमली डिटेक्शन पे हम काम कर रहे हैं। एनोमली डिटेक्शन जब फ्रॉड होता है ना, फास्ट ट्रैक में सिर्फ एप्लीकेशन को मैं बता रहा हूँ, कोड सब हुआ हुआ है, आप देख सकते हैं। तो अब फ्रॉड होता है, अब किसी के साथ फ्रॉड हुआ, कोई बिजली इस्तेमाल कंज्यूम कर रहा है, तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वाला कोई हो, तो वो एनोमली है। और कोई कस्टमर ऐसा है जो कि बिल्कुल ही कम यूनिट 2 यूनिट इस्तेमाल करता हो बिजली के, कराची में रह के, तो ऐसा भी बहुत कम बंदे होंगे। तो ऐसे बंदे कौन है, एनोमली को हमें डिटेक्ट करना है। तो एनोमली डिटेक्ट करने के लिए हम रैंडम कट फॉरेस्ट को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास 10 a year, अच्छा यहाँ पे कुछ डेटा सेट है अंडर 8000 वैल्यू, तो 8000 वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। और ये डेटा सेट किसका है, होल इलेक्ट्रिक पावर कंजप्शन डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। ये डेटा सेट आप यहाँ से उठा सकते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या डेटा सेट है इसको जरा चेक करते हैं। डेटा सेट बहुत ही आसान है, टाइम है, वैल्यू है और क्लाइंट नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि किसने कितने यूनिट इस्तेमाल किए। वैल्यू और वॉल्यूम का पता है ना जी दोस्तों, वैल्यू और वॉल्यूम का पता है ना? वैल्यू कहते हैं काउंट को, वॉल्यूम कहते हैं अमाउंट के सम को, ठीक है। तो एक चीज को याद रखें, दोनों चीजें आपसे कभी भी याद नहीं होंगी। तो वैल्यू कहते हैं काउंट को,
ठीक है, तो ये काउंट है कितने यूनिट उसने कंज्यूम किए, ये इसके प्राइस नहीं है। तो इसने 38 यूनिट्स इस्तेमाल किए क्लाइंट नंबर 1, 1, 2 ने। ठीक है, तो ये डेटा सेट हमारे पास मौजूद है। इन्होंने इसको प्लॉट करवाया। कैसे प्लॉट करवाया है? प्लॉटिंग में देख लें, उसकी वैल्यूज को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट किया आपने, डेटा फ्रेम। ठीक है, उसके बाद आपने पिवट इस्तेमाल करते हुए टाइम के मुताबिक कॉलम के जो आइटम्स हैं और वैल्यूज आपने पास कर दिए, वैल्यूज को ही कॉलम इसके आइटम्स होंगे। तो यहाँ पे ये आपको कंजप्शन चार्ट बना के दिखा रहा है। इसको जूम करके हमें दिख रहा है कुछ, क्लाइंट 1, 2, 3 क्या है ये लेजेंड दिख पा रहे हैं? मुझे तो नहीं दिख पा रहे। इसको जरा प्रिंट करवा के देख लीजिएगा कि किस तरह का रिजल्ट आया है। अच्छा, अब इसमें से इनॉमली निकालना। अब इनॉमली देखें जो बहुत कम इस्तेमाल, जैसे यहाँ पे कुछ डेटा होगा, ये इनॉमली हो सकता है, ठीक है, या यहाँ पे ये बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 3 या 4 इनॉमली निकलने, तो इनॉमली को आप डिटेक्ट कर सकते हैं। आउटलायर सर, बेसिकली आउटलायर। ठीक है, ये आउटलायर है और इनको हम किस तरह आगे आउटलायर कौन से आ सकते हैं, तो ये इनॉमली है ना, इनके साथ फ्रॉड ये बहुत कम इस्तेमाल कर रहे हैं या बहुत ज्यादा, तो यहाँ तो इनॉमली वही है ना जो कि कम इस्तेमाल कर रहा है, या तो वो चोरी कर रहा है या कुछ ना कुछ ऐसा काम कर रहा है, उसने या तो मीटर में कोई चेंजिंग करवाई या मॉडिफिकेशन करवाई, तो कुछ तो हुआ है, वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, स्केलिंग वगैरह थी तो क्योंकि वो उन्होंने डिवाइड किया हुआ था 100 से, तो मल्टीप्लाई करके वापसी हम उसको रियल स्केल में लिया है। तो ये क्या हो गया, आपने वापसी उसको रियल वैल्यू पे लिया है ताकि बेहतर रिप्रेजेंटेशन हो जाए। ठीक है, तो इन्होंने इसको रीस्केल किया, तो रीस्केल करने के बाद वैल्यू कुछ बड़ी हो गई है, तो आप देखें ज्यादा वाज़ा आपको शो हो रही है। ठीक है, तो 2000 यूजर या जो भी आपके वहां पे ये हाईलाइट करके हमें बता रहे हैं कि इस जगह पे आपकी इनॉमली हो सकती है। अभी हमने मॉडल को नहीं लगाया, ये तो अभी हम विजुअलाइजेशन से ही एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे आपकी इनॉमली हो सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, डेटा सेट को उठा के सबसे पहले तो मॉडल कहाँ पे रखना होता है, S3 के बकेट में। तो ये CSV की फाइल थी, ये आपने अपलोड की। ठीक है, यहाँ पे ये अपलोड हो जाएगी ट्रेनिंग डेटा में, तो ये आपको पता है। अब टाइप, कंटेंट टाइप वगैरह, लेबल वगैरह सब चीजें हुई हुई हैं, तो S3 बकेट के अंदर ट्रेनिंग डेटा पे आपने इसको पास कर दिया, अपलोड हो गया होगा। ठीक है, अपलोड होने के बाद यहाँ से आपकी रोल इस्तेमाल होता है। ये इस्तेमाल होता है सिलेक्शन एल्गोरिथम के लिए, ऊपर वाला इस्तेमाल होता है आपका इंस्टेंस बनाने के लिए। तो यहाँ पे वही वाला काम हो रहा है, देखें रैंडम कट फॉरेस्ट को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, किसके लिए, इनॉमली डिटेक्शन के लिए। ये सारे एल्गोरिथम की डिटेल की कौन सी चीज कहाँ इस्तेमाल होती है, ये सारी डिटेल वहाँ पे यानी शुरू चैप्टर के स्टार्ट में हमने जो लिंक देखा था वहां से मिल जाएगी, बल्कि हमारे पास शायद खुला हुआ भी हो। पता नहीं, हमने शायद बंद कर दिया उसको। ठीक है, तो वो आपने देखा हुआ। अच्छा, अब ये कंटेनर वगैरह, ये सारी हाइपर पैरामीटर वगैरह हैं, वही ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट सब कुछ हुआ, और उसके बाद सीरियलाइजर डीसीरियलाइजर वगैरह को इस्तेमाल किया। आप इनपुट डेटा पास करेंगे, उसके अगेंस्ट आपको ये बताएगा कि इनॉमली कहाँ पे, किस यूजर्स की कहाँ पे हो सकती है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह स्कोर से ही हमें पता चल रहा है। ये इसने एक सैंपल बना दिया कि भाई इससे ऊपर जो आ रहे हैं तो वो इनॉमली हो सकते हैं, तो इनके चांसेस हैं इनॉमली होने के। बस खत्म। अच्छा, ये जो कोड है इंशाल्लाह ताला रऊफ ने भी शायद इसको कंप्लीट कर लिए, कासिम हसन ने इसको कंप्लीट किया हुआ है, तो मैं उन लोग से लेके गिट के ऊपर पुश कर दूंगा, और बाकी ये सारे के सारे काम करने की आपको कोशिश करनी है। काम समझ आया चैप्टर 4 में हमने क्या किया है? क्योंकि देखिए जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना कोड कॉन्फिडेंस बिल्ड, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, सही है। तो उम्मीद करते हैं आज की क्लास में ये चीजें आप प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप पे फर्ज है, और बहुत जल्द फिर, क्योंकि 3 चैप्टर के बाद हमारा क्विज था, तो मैं कभी भी क्विज वगैरह अनाउंस करवा सकता हूँ, तो रेडी रहिएगा। शुरू के 3 चैप्टर को आप देख लें, ठीक है, तो टेस्ट कभी भी मैं अनाउंस करवा सकता हूँ। सर क्विज पहले 3 चैप्टर में से होगा, मतलब ये जो मिड टर्म का होगा? बिल्कुल ऐसा ही है, 3 क्विज हैं आपके, 3 या 4। तो पहला जो क्विज है वो इनिशियल 3 चैप्टर से है, तो वो मैं करवा दूंगा। तो हमने 4 चैप्टर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में फिर इंशाल्लाह ताला हम NLP
अब एडवांस चीज़ों की तरफ हम जा रहे हैं। अभी तक तो हमने देखा प्री ट्रेन वगैरह आप खुद से किस तरह ट्रेनिंग करेंगे NLP की और उसकी कंप्यूटर विजन की। तो यहाँ तक प्रैक्टिस होना बहुत फ़र्ज है। जितने कॉन्सेप्ट हमने पढ़े और कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत